नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ रोज की तरह। हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब, बहुत स्वागत सर आप सभी का। अभी मोदी जी बोल रहे थे वाराणसी में, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए हैं, उनको उन्होंने होस्ट किया वाराणसी के अंदर। तो आज शुरुआत, चूंकि इंटरनेशनल मैटर्स छाए हुए हैं इस वक्त दुनिया भर में, कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा, जंग, आगजनी, प्रदर्शन, सब कुछ आपके पड़ोस नेपाल में भी। तो कुछ ऐसी खबरों से हम शुरुआत करेंगे। और आज एक खबर आई है थोड़ी चिंताजनक, वो अमेरिका से आई है। अमेरिका में एक हत्याकांड हुआ है जिसको वहां पर पॉलिटिकल असैसिनेशन कहा जा रहा है, और इससे पूरे अमेरिका के अंदर जो राइट विंग है आप उसका रवैया अब और सख्त होता जाएगा। और इससे हमारा सीधा कनेक्शन क्या है, इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। खबर आपको पहले मैं बता देता हूं। अमेरिका में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत करीबी और उनके बड़े कट्टर समर्थक थे माफ कीजिएगा, चार्ली कर्क। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब ये एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बात कर रहे थे और सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, माइक नीचे रखा, दूसरा सवाल आया और उन्होंने माइक उठाया ही था कि एक गोली चलती है, गोली इनकी गर्दन में लगी और ये वहीं पर गिर गए और उसके बाद इनको बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें हैं। ये पुलिस ने अभी एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। बुधवार को दरअसल यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कार्यक्रम के दौरान किसी ने चार्ली कर्क को गोली मार दी। चार्ली कर्क को जब गोली मारी गई तब वो मंच पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे। चार्ली कर्क को गोली लगते ही कैंपस में अफरा तफरी मच गई और ये अभी तक जो लग रहा है काफी दूर से उनको निशाना बनाकर गोली मारी गई है। पहले तो पुलिस को ये इसकी तस्दीक करनी थी कि क्या निशाने पर कर्क ही थे या किसी कोई और था और गलती से उनको गोली लगे। अब ये कंफर्म है कि उनको जान से मारने के लिए ही गोली चलाई गई थी। उन्हें गोली लगी, उसके बाद उनको गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर, मात्र 31 साल के थे ये चार्ली कर्क, इनके निधन की जानकारी दी। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त चार्ली कर्क को गोली मारी गई वो अमेरिका में मास शूटिंग और गन वायलेंस को लेकर ही एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, और तब उन पर एक गोली चलती। तो उसका एक वीडियो है, पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। Not counting gang violence. Great. Counting or not counting gang violence. Great. बहुत ही दर्दनाक हत्याकांड हुआ ये। पत्रकारों से, वहां पर लोगों से बात करते हुए एक ओपन कैंपस में वो एक मीटिंग ले रहे थे। इनकी शुरुआत जो राजनीतिक करियर की थी वो दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस से ही हुई थी। इन्होंने एक कैंपेन चलाया था जिसको बाद में, बहुत 18 साल की उम्र में इन्होंने कैंपस कैंपेन एक शुरू किया था, और उसके बाद वो कैंपेन बढ़ते बढ़ते जब ट्रंप राजनीतिक पटल पर सक्रिय हुए तो ये उनके साथ जुड़ गया। और पिछला जो कार्यकाल था ट्रंप का, उसमें ये उनके बेटे के निजी सहायक हुआ करते थे। इससे आपको पता चलेगा कि इनकी ट्रंप से कितनी नजदीकी थी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी मृत्यु पर, इनकी हत्या पर गहरा दुख जताया है, और उन्होंने कट्टरपंथी वामपंथियों को इस राजनीतिक हत्या के लिए जिम्मेदार बताया। रेडिकल लेफ्ट, वो उसका जिक्र उन्होंने किया। आप देखिए भगदड़ कैसी मची वहां पर जब गोली चली। I'm getting out of here. और ये एक और वीडियो है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। इसमें इसमें जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि इनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, आप देखिए, उसने सफेद कैप लगाई हुई है और वो हाथ से कुछ इशारा करता है, कभी अपनी टोपी को छू रहा है, कभी अपने कान को छू रहा है, और पीछे एक और व्यक्ति है, उसके भी कुछ हैंड जेस्चर्स जो हैं वो इस फ्रेम में कैद हुए हैं। तो अब दो बातें हैं कि क्या अगर ये इनकी सुरक्षा से जुड़े हुए लोग थे तो क्या इनको कोई अंदेशा हुआ था और ये कोई सिग्नल कर रहे थे बाकी सुरक्षा कर्मियों को, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि थोड़ी दूरी पर जो है एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर से इनको गोली मारी गई है, या ये असैसिनेशन करने वाले को, गोली चलाने वाले को कोई इशारा था। इस वीडियो की भी काफी बातचीत इस वक्त सोशल मीडिया चैटर में आपको देखने को मिलेगी। अब याद कीजिए
ट्रंप के ऊपर ऐसा ही हमला हो चुका है, जानलेवा हमला। उनकी जान बाल बाल बची थी, गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी जब वो कैंपेन में थे अपने इलेक्शन के लिए। उसके बाद एक गोल्फ कोर्स पर जब ट्रंप थे, तब भी झाड़ियों में छुपे एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाने का प्रयास किया था। तो 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट तो एक साल के अंदर ट्रंप के ऊपर हो चुके हैं। और अब एक और उनके कट्टर समर्थक राइट विंगर चार्ली कर्क को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। चार्ली कर्क एक अल्ट्रा राइट विंग एक्टिविस्ट थे और अगर हाल के दिनों के इनकी स्टेटमेंट्स की बात करें तो भारत के जितने लोग H1B वीजा पर या पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं तो ये उसके खिलाफ बोल रहे थे। इनका कहना था कि जितना नुकसान भारतीय लोग वीजा लेकर अमेरिका में आकर हमारे लोगों का करते हैं, मतलब उनकी नौकरियां ले लेते हैं, भारतीय वहां जाते हैं तो वाइट कॉलर जॉब्स में उनको ज्यादा मौका मिलता है, तो ये इंडियंस को कम वीजा दिया जाए, इसके पक्षधर थे। बहरहाल राष्ट्रपति ट्रंप का इस वक्त जो भी रवैया है उस पे चार्ली कर्क कुछ ना कुछ जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने चार्ली कर्क को एक महान इंसान बताते हुए उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्रंप ने चार्ली कर्क की हत्या को निशंस हत्या करार देते हुए इसकी निंदा की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। उनका एक बयान भी है मेरे पास, वो आपको सुनाता हूं। At the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the 2 young, beloved children, and बहुत छोटी उम्र में ये राजनीति की जो टॉप हस्तियां उनके करीब पहुंच गए थे। लेकिन अमेरिका में राजनीतिक हिंसा का ऑन कैमरा ये कोई पहला मामला नहीं है या पहला मर्डर भी नहीं है। इससे पहले सियासी हिंसा की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जून 2025 में मिनेसोटा में सांसद और उनके पति की हत्या कर दी गई। अप्रैल 2025 में पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के घर में आग लगा दी गई। जुलाई 2024 में प्रचार के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। अब ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की भी हत्या कर दी गई है और इसके बाद अमेरिका में काफी गुस्सा भी है। और यह बता रहा है कि जो इस वक्त राजनीतिक खेमाबंदी है, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थक, दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी के, इनके बीच में कितनी नफरत हो चुकी है। मतलब ऐसे उदाहरण आपको भारत में भी बहुत कम मिले होंगे, लेकिन अमेरिका की सोसाइटी पूरी तरीके से बटी हुई है। एक और आपको इस व्यक्ति के बारे में बताता हूं। आपको याद होगा कि अमेरिका जब पिछला इलेक्शन इस जो चुनाव ट्रंप जीते उससे पहला जो हारे थे, उसके बाद ट्रंप ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था। और आपको याद है कि कैपिटल हिल पर लोगों ने चढ़ाई कर दी थी, इनके समर्थकों ने। उसके बाद ये तक बात हुई थी कि ट्रंप को आजीवन चुनाव न लड़ने की सजा भी दी जाए, उन पर बैन लगा दिया जाए। जो लोग उस वक्त कैपिटल हिल में दाखिल हुए, जिन्होंने वहां दंगा फसाद किया था, उससे भी जोड़कर इन जो चार्ली कर्क है इनको देखा जाता है, क्योंकि उस वक्त इन्होंने एक जनसभा की थी वॉशिंगटन में और वहीं से बहुत सारे लोग कैपिटल हिल की तरफ बढ़े थे। बट जो भी हो रहा है, दुनिया भर में एक राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरता और नफरत देखी जा रही है और अमेरिका उसमें सबसे आगे इस वक्त दिखाई देता है। त्रिपाठी जी। सौरभ जी, सबसे पहले तो बड़ा दुखद है कि इस तरह से किसी को गोली मार दी जा रही है। और कोई विचार हो, कितना भी अतिरेकी विचार हो, अगर उसके हाथ में बंदूक नहीं है तो भारत तो उसी नीति पर चलता है कि विचार कितना भी अतिरेकी हो, हम उसके साथ हिंसा की तरफ नहीं जाते हैं। ये भारत का अपना सोचना है। दुनिया के दूसरे देश दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं और इसीलिए कई बार ये हम लोग सोचते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन और ठीक से जानना समझना चाहिए। जब कोई कहता है कि फलाना जगह से भारत को सीखना चाहिए, तो भैया भारत को कहीं से नहीं सीखना है। भारत सिखाने की स्थिति में है कि कैसे डेमोक्रेसी चलती है, नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रंप को जरा समझना पड़ेगा। हम लोग बार बार कहते हैं कि यू टर्न जो बनता है ना, वो बड़ा लंबा घेरा लेके बनता है। यू टर्न कभी ऐसा नहीं बनता है आज
क्योंकि आगे चर्चा होगी, लेकिन मोहन जी 75 साल के हो गए हैं, तो अभी विज्ञान भवन में कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भाई कोई भी काम करना है तो थोड़ा लंबा यू टर्न लेना पड़ता है, गाड़ी पलटानी नहीं। ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, द अमेरिकन कम बैक, इस तरह का जो इवेंट चला, जो अभियान चला, उसमें कोई बुराई नहीं। आपके यहां अगर रेडिकल लेफ्टिस्ट या इस्लामिस्ट या जो भी फोर्सेज हैं वो कब्जा कर ले रही, तो उनको आपको लगता है और रिक्लेम द ग्राउंड करना है तो वो भी ठीक है। लेकिन जब आप उसको घृणा की हद तक ले जाते हैं, और ये चार्ली किर्क की सबसे बड़ी समस्या रही कि ये बहुत अतिरेकी हैं, मतलब ट्रंप आपको जितना दिखते हैं उससे कई गुना ज्यादा इनकी ब्लैक्स को लेकर, इनकी इंडियंस को लेकर, इनकी अमेरिका में व्हाइट्स के अलावा सबको लेकर जो सोच है, ट्रांसजेंडर्स को लेकर, सबको लेकर जो सोच है वो बहुत खतरनाक है। मतलब वो लिस्ट मैं अभी देख रहा था जब आप ये पढ़ रहे थे, तो मुझे लगा कि इतना खतरनाक सोच वाला आदमी कोई कैसे हो सकता है। आपको अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो अमेरिकन लोगों से बनना है ना। और उसेन बोल्ट हमें हमेशा ध्यान में आता है, वो कौन है भाई? या अमेरिका के जितने लोग जो दुनिया के बड़े बड़ी जगहों पर पहुंचे वो कौन है जी? अभी जो टेक कंपनियों के फाउंडर्स से मिले तो उसमें तो एक तमिल ब्राह्मण था, एक तेलुगु ब्राह्मण था, तो वो कौन है? मुझे लगता है कि अमेरिका को और विशेष करके ट्रंप को यह सोचना पड़ेगा कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के चक्कर में ज्यादा पॉइजनस सोसाइटी कर दे रहे हैं क्या, इस पर सोचना। दो बातें जो आपने कहा, एक पहलू ये है विजय जी, और दूसरा दुनिया भर में जो जैसे यहां डेमोक्रेट्स हैं या हमारे यहां जिसको हम सेंट्रिस्ट पार्टियां कहते हैं, लेफ्टिस्ट पार्टियां कहते हैं, इनको हम लोग लिबरल भी कहते हैं, माना जाता है दुनिया भर की लैंग्वेज में लिबरल। मैं वही सेंट्रिस्ट के लेफ्टिस्ट को मत कहिए। नहीं, मैंने क्या कहा, चलिए ठीक है भाई, वहां डेमोक्रेट्स को लिबरल माना जाता है ना, जिनको ट्रंप जो है वो अल्ट्रा रेडिकल कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं। लिबरल खेमे में इतनी असहिष्णुता, ट्रंप पर गोली, ठीक आपने कहा, कितना भी अतिरेकी विचार वाला व्यक्ति हो, ये नौजवान व्यक्ति था, गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई, और इसको पॉलिटिकल असैसिनेशन कहा जा रहा है अमेरिका में। और ऐसा नहीं है कि कोई निजी रंजिश का मामला, उसमें गोली मार दी गई। अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है। तो इतनी नफरत लिबरल्स में कैसे हो सकती है भाई? या फिर उनको लिबरल कहना बंद कर दें। डेमोक्रेट का मतलब क्या है? डेमोक्रेट है वही होता है जो हर पक्ष को सुन सके, लिबरल होता है, लिबरल होता है। लिबरल लोग जो है गोली चलाने पर आ गए। और हां, इसका दूसरा दोष ट्रंप को जाता है, वो जिस एक्सट्रीम पर इस सबको ले गए, अपने देश के अंदर राजनीति की विमर्श को जिस वो एक्सट्रीम तक ले गए। और भारत का सर इसमें मैं जो कह रहा था खतरा ये है कि ये व्यक्ति जैसे बिल्कुल एक एक्सट्रीमिस्ट थे, इनको इंडियन के वीजा से प्रॉब्लम थी, ऐसी जब वारदातें हो जाती हैं तो वो जो तबका होता है इनका समर्थक वर्ग, जो आजकल जिसको ट्रंप की भाषा पसंद आ रही होगी, उसमें बहुत एंटी इंडियन लोग भी हैं, वो और कट्टर हो जाते हैं, वो अपनी सोच में फिर और ज्यादा एक्सट्रीम पर जाएंगे। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, चार्ली कर्क जो हैं, जो मागा कैंपेन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसके मेन थिंकर्स में से, अच्छा समझे, उन्होंने इस आइडिया को आगे प्रमोट किया, और यूथ में जो अमेरिकन यूथ है उसमें खास तौर से इस पर काम किया उन्होंने। और जो उनका एनजीओ कह लें या इंस्टीट्यूशन कह लें, टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट पर बहुत काम उन्होंने किया। और इंटरेस्टिंग बात है कि जिस जगह उनका असैसिनेशन हुआ, वो डिबेट को वो खुद होस्ट कर रहे, उसके होस्ट वो थे खुद चार्ली किर्क, और उसका सब्जेक्ट था प्रूव मी रॉन्ग, समझे, प्रूव मी रॉन्ग। और उसमें जितने भी डिबेट कंजर्वेटिव जो बातचीत है, उस पर सारे सवालों का जवाब वो दे रहे थे। और उस समय भी जवाब इसी सारी चीज़ों को लेकर कर रहे थे। और अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा उनको एक पॉलिटिकली डिवाइसिव मैन के तौर पर देखता है। जो मैं उसको डिटेल में देख रहा था, अभी सुबह देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि वो करीबन 200 यार्ड से उनको गोली मारी गई है। इसका मतलब है स्नाइपर से गोली मारी गई है। 200 यार्ड बहुत होता है, बहुत होता है। तो वो बिना स्नाइपर के और बिना प्रोफेशनल के गोली नहीं मारी, जैसे ट्रंप पर चली थी, ट्रंप पर चली थी वैसा ही। तो 200 यार्ड से वो गोली मारी है। अभी तक तो कोई बड़ा अरेस्ट नहीं हुआ उस पर। कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा है, 2 लोग अरेस्ट पकड़े, छोड़ दिया, वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो अभी वो मिला नहीं, क्योंकि 200 यार्ड पर क्या होता है, पहले तो जो भी होगी एजेंसी, वो सबसे पहले वहाँ लोगों को देखती है ना, जो उस जगह पर मौजूद है, वो कहाँ था 200। और बताया गया कि वो ओल्ड मैन है जिसने गोली चलाई है, अराउंड 70 एक वीडियो आया है, उसमें एक पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ है, और एक पुलिस 70 ईयर ओल्ड मैन अभी तक की, मतलब लेकिन कोई कंफर्म, वो राइफल भी लेकर आती है, जैसे वैसा लगता है कि वो हमलावर की राइफल है। हाँ, लेकिन जब दोनों तरफ एक्सट्रीम होने लगे, चार्ली किर्क को एक्सट्रीम के तौर पर देखा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर, और वो जो भारत के खिलाफ और ब्लैक्स के खिलाफ जो कैंपेन चला रहे थे, आप कहें कि आप डेमोक्रेट्स को कहें, किसी को कहें, तो वो दोनों तरफ बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं वो गुस्सा ऐसी जगह पहुंच जाता है जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, न जस्टिफाई कर सकते।
ये मतलब इस पॉलिटिकल असैसिनेशन ही है ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर। सर अगली खबर में बढ़ते हुए नेपाल की बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा हो रही है तो नेपाल तो पूरा जला ही डाला गया है। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और जिस तरीके से सेना ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया, उसी ठीक पैटर्न पर नेपाल में भी तख्ता पलट हुआ और ठीक उसी तरीके से अंतरिम सरकार बनने के प्रयास हो रहे हैं। और यहां भी बांग्लादेश की तरह नेपाल की सेना पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। जब हम सेना की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आप इस पर भी देखिए। आप आसपास भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हमारा पड़ोस पाकिस्तान में आर्मी शासन, बांग्लादेश में लगभग आर्मी शासन, म्यांमार में तख्ता आंग सान सूची की सरकार को बेदखल किया गया तो सेना का शासन लगा। नेपाल में अब सेना ही सब कुछ कर रही है जो कर रही है। अगर आप अफगानिस्तान में जाएंगे तो वो भी एक सैन्य तख्ता पलट। जब अमेरिकी गए वहां पर एक डेमोक्रेट सरकार थी, उसको आर्म्ड रिबेलियन के जरिए तालिबान ने खदेड़ा था, तो वहां पर भी बंदूक की वजह से बंदूक का जोर ही चला। और हमारे यहाँ अगर आप साउथ में बात करें तो श्रीलंका के अंदर जो पूर्व आंदोलन के बाद जो राष्ट्रपति बने, आज वही राष्ट्रपति जेल के अंदर है। हर जगह जो है गोली बंदूक से सरकारें बन रही हैं और तय हो रही हैं। इस सब के बीच में एक लोकतांत्रिक भारत है। अब नेपाल के अंदर जो सेना प्रमुख हैं वो अशोक राज, वो लगातार जेनजी के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं जो आंदोलनकारी हैं। और इसमें एक नाम आपने कल से सुना, सुशीला कार्की, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज थी और पहली महिला चीफ जस्टिस थी। खबर है कि परसों रात को 2 बजे वहां के जो सेना प्रमुख हैं अशोक राज, जनरल अशोक राज, वो इनके घर गए और इनको बताया कि आपका नाम मुझे सुझाया गया है इन आंदोलनकारियों की तरफ से, क्या आप इस रोल को स्वीकार करेंगी? उस वक्त सुशीला कार्की ने मना कर दिया। 14-15 घंटे के बाद इनको मनाया जा सका और फिर इन्होंने सहमति दी। कल इन्होंने इंडियन मीडिया से भी बात की, ये भी कहा मैं मोदी जी को पसंद करती हूं, उनकी सोच को पसंद करती हूं और भारत और हमारे बड़े घने रिश्ते हैं, हमारी तो रिश्तेदारियां हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी हम लोग जैसे रसोई के अंदर 2 बर्तन टकरा जाते हैं तो आवाज होती है, ऐसे कुछ मुद्दों पर कभी कभी हमारे भी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन भारत और नेपाल एक ही हैं। अब राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात जो है राष्ट्रपति से भी हुई है और फिर अब इनके नाम पर लगभग मुहर लग जाएगी, ये माना जा रहा है। कल ये भी चर्चा थी कि एक गुट ऐसा है आंदोलनकारियों का जो इनके नाम पर भी सहमत नहीं है, वो सेना मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। ऐसी खबरें आज भी आ रही हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी इनके नाम पर सहमत नहीं है, वो चाहते हैं कि जो यंग मेयर हैं काठमांडू के बालेन शाह, वो बने। अब सुशीला कार्की अगर इस रोल में आती हैं तो इनसे अपेक्षा क्या है? इनसे केवल इतनी अपेक्षा की जा रही है आंदोलनकारियों की तरफ से कि ये जल्द से जल्द संसद को भंग करें और नए सिरे से चुनाव कराएं। सुशीला कार्की कोई लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट देखने वहां नहीं आई हैं। इनके हाथों में सत्ता केवल इसलिए देने के लिए तैयार हुए हैं आंदोलनकारी कि ये इनकी एक ईमानदार छवि है और ये जल्द से जल्द इलेक्शन करा करके फिर उसमें से जो यंग लीडरशिप उभरे वो वहां पर सत्ता पर काबिज हो। और बालेन शाह ने भी यही कहा है, वरना उनका भी नाम चल रहा था अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए, उन्होंने उससे इनकार ही इसीलिए किया क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि मैं कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत सत्ता में नहीं आना चाहता, चुनाव के जरिए आना चाहते हैं, फिर वो हो सकता है अपनी पार्टी भी बनाए। तो ये इस वक्त वहां चल रहा है। एक बयान मेरे पास है जो आंदोलनकारी हैं उन्हीं में से, उनका क्या कहना है सुशीला कार्की के ऊपर। This is not the permanent government, this is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independency is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independency, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. समीर जी, अब इनके नाम पर कुछ सहमति होगी और ये तो वो खुद ही जो आंदोलनकारी हैं कह रहे हैं कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। देखिए, सुशीला कार्की ने भी ये बहुत स्पष्ट कर दिया था। पहले वो तैयार नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा था कि भाई इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। जिस तरीके से पूरा देश हिंसा में झुलस रहा है, इस समय मैं किसी भी तरीके से नहीं सत्ता टेम्परेरी व्यवस्था में आना चाहती, क्योंकि मैं आते ही फिर विरोध शुरू होगा और आप दूसरे अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए। लेकिन चूंकि सुशीला कार्की के नाम पर एक बड़ा वक्त तैयार था कि नहीं, सुशीला कार्की के नाम सजाया गया था, काठमांडू के गवर्नर ने भी इस बात नाम का समर्थन किया था, तो आखिर में उन्हें तैयार किया गया। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली हूँ आने वाले समय में, और मैं जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि देश में चुनाव हो। मैं लंबे समय तक सत्ता को संभालने की स्थिति में नहीं हुई। आगे भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। नहीं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली हूं। पार्टियां तय करे, सेना तय करे कि कब चुनाव करना है, किस तरीके से होगा, संसद भंग करनी है,
स्टेप गैप अरेंजमेंट 45 डेज टू 90 डेज का जो व्यवस्था है, 90 दिन के अंदर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सेना को, भाई 90 दिन के अंदर आप सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि देश का जो माहौल है उस माहौल में बहुत लंबे समय तक मैं इस मामले को संभालने की स्थिति में नहीं हूं, और आप लोग बाकी व्यवस्था कीजिए। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनका जो बयान आया था भारत को लेकर, उसके बाद से कहा जा रहा है कि एक बड़े वर्ग ने फिर उनका विरोध शुरू कर दिया है कि ये इस तरह का बयान देने की इनको क्या जरूरत थी। कल नेपाल में कुछ लोगों ने कहा है, जो विपक्ष के लीडर्स रहे थे, कि प्रो इंडिया बात क्यों कर रही है? हाँ, कि प्रो इंडिया ये बात क्यों कर रही है, अभी तो उन्होंने जिम्मेदारी संभाली नहीं है, अभी से इनको बयान देने की क्या जरूरत है, पहले वो पद पे आए, वो राजनेता व्यक्तित्व नहीं है, उनका काम सिर्फ स्टेप अरेंजमेंट के लिए सरकार लग रहा है कि अभी फिलहाल जो जरूरत है कि इंटरिम गवर्नमेंट बने। बहुत अच्छा नाम मतलब जो आ रहा है कि सुशीला कार्की का है, वो किसी पार्टी से जुड़ी भी नहीं है, कोई करप्शन का आरोप नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी चॉइस है और वो बेहतर तरीके से अभी मामले को संभाल। दो आपको और मैं व्यक्तियों का जिक्र कर देता हूं। एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में था इस तख्ता पलट के बाद, बालिन शाह, उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो भी जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। रैपर से मेयर बन गए और माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार की जगह ये चुनाव जीतकर सत्ता में आने को प्राथमिकता दे रहे हैं। जो दूसरा नाम था जिनका लेना देना सीधे सीधे इस आंदोलन से है, वो है सुदान गुरंग। सुदान गुरंग जो हामी नेपाल एक एनजीओ है, उसके संस्थापक हैं, और इन्होंने इस आंदोलन की कॉल दी थी और उसके बाद फिर मामला बढ़ता चला गया। आप सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। सुदान गुरंग भी यही कह रहे हैं कि हम फ्रेश इलेक्शंस चाहते हैं, कोई इंटरिम गवर्नमेंट लंबे समय तक नहीं चाहते, जैसा बांग्लादेश में हुआ। कहा था 2 महीने में चुनाव करा देंगे, मोहम्मद यूनुस ने कहा था। आज 15 महीने हो चुके हैं इलेक्शन की डेट, अगले साल फरवरी 2026 में, यानी वो 2 साल के बाद इलेक्शन कराने की बात अभी कह रहे हैं। सुनिए इनकी बात। हमारी पहली मांग यह है कि पूरी सरकार इस्तीफा दे। इतने युवाओं को मारने के बाद सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। दूसरी मांग यह है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने हमारे युवा साथियों पर गोली चलाई, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हर दोषी पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये नौजवानों की सरकार आएगी। इस अंतरिम सरकार में कौन मंत्री होगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन सरकार में रहेगा, ये सब हमारे युवा साथी तय करेंगे। अब इसके अंदर जो एक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण बात, वो केपी शर्मा ओली, जिनको दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, वो देना तो नहीं चाह रहे थे, उन्होंने अपने इस्तीफे में जो बातें लिखी हैं, मैं आंदोलन से आया, मैंने ठीक करने की कोशिश की, ऐसा जो कुछ भी उन्होंने अपनी सफाई दी। फिर वो ये कहते हैं भारत का रेफरेंस दे करके कि मैंने कह दिया था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था, और मैंने काला पानी लिपुलेख जगहों का मैंने जिक्र किया था और दावा किया था कि ये नेपाल की सीमा में आते हैं, ना कि भारत की सीमा में। अगर मैं अपने बयान वापस ले लेता तो हो सकता है मैं कुछ और वक्त सत्ता में रह सकता था। वो हिंट ये कर रहे हैं कि मेरा स्टैंड क्योंकि एंटी इंडिया था कुछ बातों को लेकर के, इसीलिए इस आंदोलन का निशाना मुझे बनाया गया। मतलब वो इंडियन हैंड की तरफ इशारा कर रहे हैं त्रिपाठी जी। नहीं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर है कि एक लंबे समय तक वो राजनेता रहे, 4 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत से उनके रिश्ते बड़े अच्छे थे। ठीक है, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, लेकिन यहाँ से तो उनके और प्रचंड दोनों के बड़े अच्छे रिश्ते थे। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत विरोधी विचार रखने की वजह से उनकी सत्ता चली गई, तो हम भारत के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इसका मतलब जो नेपाल में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहा जाता है वो प्रो इंडिया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भारत को लेकर, भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा वहां, तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकता है। नंबर 1, यानी भारत की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। भारत और नेपाल का रिश्ता क्या है? सुशीला कार्की जी ने कहा, जो उनको ध्यान से सुनिए, कि वहां लोग रो रहे हैं, ऐसे ही दुखी हैं जैसे कोई अपने घर का आदमी होता है। और कभी तो हो ही जाता है, किचन में 4 बर्तन है, टकराते हैं, लेकिन जो एक किचन में रहते हैं वही बर्तन टकराते हैं ना। मतलब घर है भारत और नेपाल एक दूसरे का। वो तो बीएचयू से पढ़ी भी है, मास्टर्स उन्होंने यहीं से किया, यहीं उनको प्रेम हुआ जिनसे उन्होंने विवाह किया। लेकिन इसका एक और मतलब है जिसको हमें अब स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत दब के छिप के रहना, सोवरेन कंट्री है नेपाल, लेकिन हमारी वहां बड़ी भूमिका है और बड़ा पावरफुल रोल है हमारा। वो पावरफुल रोल दिखता है, वो पावरफुल रोल नेपाल की अस्मिता को, वो पावरफुल रोल हमारे जो हिंदू रूट्स हैं उसको बचाने की, हमारी जो संस्कृति और विरासत है उसको बचाने की है। और इसका मतलब ये हुआ कि केपी ओली पूरी तरह से चाइना की गोद में जाकर बैठ गए थे, जिसका रिवोल्ट, जिसका विरोध, वो भी उनको। सर, इन दोनों बातों को रिलेट करते हुए जो अभी समीर जी कह रहे थे कि कल नाम आया, सुशीला कार्की ने मीडिया में मोदी जी की तारीफ कर दी और भारत से घरेलू रिश्ते बता दिए, तो वो कह रहे हैं कि ऐतराज वहां कुछ एलिमेंट्स को हो गया। क्या अब वहां प्रो इंडिया सेंटिमेंट है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट है? सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए अच्छी बात है क्या?
भारत के लिए तो अच्छी बात होगी। एक तो सुशीला जी का जैसे अभी चर्चा भी हुई कि BHU में वो पढ़ी हैं, 75 में PG वहाँ से किया, शादी यहाँ पर हुई, प्रेम विवाह जिस तरह से हुआ, प्रेम हुआ। और वो अभी ये पूरा मूवमेंट देखें यदि ओली का, तो वो भ्रष्टाचार, नेपो और ये सब तो है ही, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि वो ओली साहब एंटी इंडिया उस पर चल रहे थे क्लियरली। और जो हिंदू राष्ट्र की बात, मतलब इसको फिर से वहाँ पर नहीं लाए, हिंदू राष्ट्र को मैं उस तरह से कि एक भावना के तौर पर उस मूवमेंट का भी हिस्सा यहाँ पर था। ओली साहब ने पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया अपने चिट्ठी में भी कि भारत जो है इसमें दखल दे रहा है। ये एंटी, मतलब जो नेपाल पूरा का पूरा जो चल रहा है एंटी गवर्नमेंट, वो भारत का उसमें दखल है जी। और यदि सुशीला कार्के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री या जो भी इसमें मुखिया बनती कुछ है, तथ्य हो सकता है क्या वैसे, क्या जो वो आरोप लगा रहे हैं? भारत उनके साथ है नेपाल के, इसमें तो कोई तथ्य नहीं, नहीं। जो ओली साहब कह के गए, नहीं, ओली साहब कह रहे हैं, अब वो तो ओली साहब यही कहेंगे सरकार में जिस तरह से उनका दखल है, और ये कहना उनके लिए वाजिब भी है क्योंकि वो चाइना के साथ बैठे हुए हैं, चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर हो रहा है। लेकिन यदि सुशीला कार्की बनती हैं तो उनकी बात में दम हो जाएगा। नेपाल की जेलों से 1300 से ज्यादा कैदी भाग गए, छुड़ा लिए गए, अंदर से दीवारें तोड़ तोड़ कर कैदी फरार हो गए हैं। और कुछ को तो 22 कैदी ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में, यूपी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा गया। एक खतरा यह भी था कि ये फरार होकर यहां भारत में आना चाहते थे। 10 बिहार के बॉर्डर से और 3 बंगाल से पकड़े गए। जेल से भागे कैदियों की तलाश लगातार हो रही है। तो यह एक ऐसा सरदर्द है इस पूरे आंदोलन के बीच में, जिससे नेपाल की सेना कैसे निपटेगी ये समझ में नहीं आ रहा। ये जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सब कैदी हैं, सब सजा याफ्ता लोग हैं, जेल में। तो ये जेल से बाहर निकल रहे हैं ऐसे टहलते हुए जैसे पार्क में से निकल रहे हो, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। बात है कि सुप्रीम कोर्ट जलाए तो 20,000 कैदियों की फाइलें चल गई, तो केस कैसे लड़ेंगे? फाइलें चल गई उनकी। सुप्रीम कोर्ट पे शायद सर जानबूझ के किया ही हमला इसलिए किया, ये समझ में नहीं आ रही थी बात। नेता तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किस बात के लिए किया? वो इसकी तस्वीर आपको ये दिखाई दे रही है। कई जगहों पर सेना ने थोड़ी देर तक तो इनको गेट पर रोक के रखा, लेकिन फिर उनको बाद में लगा कि इसका कोई फायदा नहीं है, तो उन्होंने भी इनको जेल से भाग जाने दिया। तो अजीब और आश्चर्यजनक बात हुई है। 1300-1400 लोग अभी तक जेलों से छुड़ाए जा चुके हैं, वहां की खबर यह है। एक आपको दूसरी तस्वीर और दिखाता हूं। 9 सितंबर को जो हिंसा शुरू हुई उसका एक और शॉकिंग वीडियो आया। इसमें नेपाल सरकार के तब के मंत्री प्रदर्शनकारियों के हत्थे लगे और जान बचाने के लिए हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए। ये वहां के संचार मंत्री थे सुब्बा गुरुंग, इनका वीडियो है। ये माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इनके घर में आग लगा दी गई थी और ये रहम की भीख मांग रहे थे। काली टोपी पहने आपको जो शख्स दिखाई दे रहे हैं यही हैं वो मंत्री। इनका नाम पृथ्वी सुब्बा गुरुंग है और ये नेपाल में संचार मंत्री थे। प्रदर्शनकारियों ने जब इनके घर में आग लगाई तो उसके बाद ये ऐसे माफी मांगते दिखे और एक घर इनका भी था जो जला दिया गया। देखिए जरा वीडियो। पीछे इनका घर धुआं हुआ जा रहा है, घर के अंदर लोग दाखिल हो गए हैं और ये जान बचाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। कई मंत्रियों को तो उस दिन आपको हमने तस्वीर दिखाई थी, हेलीकॉप्टर घूम रहा था रिहायशी इलाकों के ऊपर, तो वो हेलीकॉप्टर में वाकई मंत्रियों को बचाने के लिए ही वहां पर भेजा गया था। कई मंत्रियों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। कोई कपड़े खींच रहा है, इनके कुछ चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है इनके सभी में, जान जाती। जिस तरीके से हो रहा है, मतलब वहाँ पे जो ये आंदोलनकारी जैसे कहा गया है, मुझे लग रहा है ये बाद में कुछ इसमें असामाजिकता तो अराजकता तो भी शामिल हो गए थे। वो घरों में आग लगा देना, जिंदा जला देना, दौड़ा के मारना। आप ही जज बन रहे हो, आप ही जल्लाद बन रहे हो, आपको किसने दिया किसी को मारने का? भाई आप जिस पर्पस से आए थे आपका पर्पस सॉल्व हो गया था। आपके प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया था, आप अंतरिम सरकार बनाते। आपको लगता है कि आपके मंत्री और सांसद भ्रष्ट थे तो आप पकड़ के पुलिस और सेना के हवाले करते, उस पे केस चलवाते। बहस हमारे यहाँ ये चल रही है सर कि इंडियन मीडिया का एक सेक्शन इस आंदोलन को, ये जैसे अभी आपने कहा जज ज्यूरी जल्लाद सब ये खुद ही बन गए, ऐसे क्यों पेश कर रहा है? क्रांति है ये तो क्रांति तो ठीक है, लेकिन किसी क्रांति में अगर हिंसा होगी, जाने ली जाएंगी, हत्याएं की जाएंगी, तो उसको थोड़ी जायज ठहरा जाएगा। निश्चित रूप से आपको सुप्रीम कोर्ट आप जला रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आपकी हिंसा से क्या लेना देना? 14,000 के करीब आपने फाइलें जला दी, जज जान बचाकर भाग रहे हैं, आपके यहाँ के ब्यूरोक्रेट जान बचाकर भाग रहे हैं, आपके यहाँ के मॉल है, जो दुकानदार है, आप उनको लूट रहे हो, किराने का सामान, घर का सामान लूट कर आप लेके जा रहे हो। ये थोड़ी होता है आंदोलन के अंदर। आपने पूरा नेपाल को एक हिंसा के अंदर झोंक के रख दिया और मुझे लग रहा है कि असामाजिक तत्व इसके अंदर शामिल है और इस पूरे आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। और जिस तरीके
तरीके से वहां पर नेपाल में हो रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यह कहीं और ना बढ़े इस तरीके से कि अब अपराधियों को छुड़वाया जा रहा है। भाई अपराधी तो जेल में ही रहेंगे। अब देखिए इस पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में क्या टिप्पणी हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस चल रही है, कई हफ्तों से चल रही है। राष्ट्रपति ने एक रेफरेंस मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि गवर्नरों को और राष्ट्रपति को भी 3 महीने के अंदर कोई भी विधेयक उस पर फैसला करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने इस पर जवाब मांगा, स्पष्टीकरण मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या आप ये तय कर सकते हैं, ये समय सीमा कोई निर्धारित कर सकता है। उस बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने भारत के सारे पड़ोस में फैली अशांति का हवाला देते हुए कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। यह बात सीजेआई गवई ने तब कही जब सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक अहम सुनवाई के दौरान भारत के पड़ोसी देशों नेपाल और बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का जिक्र हुआ। तब न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की संविधान पीठ राष्ट्रपति के पास भेजे गए एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी और उस पर उन्होंने कहा कि आप देखिए दुनिया हमारे आस पड़ोस में आग लगी हुई है। उन्होंने खास तौर पर नेपाल और बांग्लादेश का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि भारत में ये सब कुछ मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि आपका संविधान इतना सक्षम है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर ग्रीवियंस के लिए जो है जगह दी गई है, उसकी सुनवाई हो सकती है, आपकी संस्थाएं जो हैं वो बलवान हैं। तो इसकी हम लोग अभी आगे बात करते हैं और नेपाल को लेकर के यहां हमारे विपक्ष के नेताओं की क्या मंशा है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन एक खबर इस बीच आ रही है जम्मू कश्मीर से, ये भी देखिए बड़ी ये मामला बड़ा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक है महराज मलिक को पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर काफी टीका टिप्पणी भी हुई थी। और आज तस्वीर ये कि संजय सिंह इनसे मुलाकात करने के लिए गए, तो संजय सिंह को भी नजरबंद कर दिया। फिर फारूक अब्दुल्ला आए बात करने के लिए, तो भी गेट घर का दरवाजा नहीं खुला। फिर फारूक अब्दुल्ला और संजय सिंह की बातचीत हो रही है गेट के दोनों ओर से। देखिए जरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक है पुलिस वालों का, ये हाल देखो। पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, कोई पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर पूछनी है, कोई मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल पूछूं। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए आपका तो है नहीं ये कसूर, तो ये तब हुआ जब महराज मलिक को गिरफ्तार करने के खिलाफ वहां संजय सिंह पहुंचे। संजय सिंह भी नजरबंद हो गए और आपने देखा फारूक अब्दुल्ला कई बार के मुख्यमंत्री हैं, वो कह भी रहे हैं भाई मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, ये मेंबर पार्लियामेंट है, हमको मिलने क्यों नहीं दे रहे हो। गेट पर चढ़ के संजय सिंह बात करें। अब सवाल ये कि ये इतना बड़ा विवाद क्यों, कौन है महराज मलिक? पुलिस नहीं है उमर अब्दुल्ला के पास, पुलिस राज्यपाल के पास है और वो पुलिस का ये कदम है। तो क्या ऐसा इतना ऐसा मतलब पूछ रहे हैं लोग कि एक विधायक ऐसा क्या कर देगा कि आप उस पर पीएसए जो है वो आपने पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो लगा दिया। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है किसी भी स्थिति में ये दृश्य तो ठीक नहीं है और इसके पहले भी 1-2 स्थितियां ऐसी बनी हैं जम्मू कश्मीर में जिसमें जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कहा जाता है कि मतलब बचा सकते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसी स्थिति दिखे टकराव की। महराज मलिक ने जो किया, महराज मलिक की गिरफ्तारी ये एक विषय है, लेकिन अगर संजय सिंह वहाँ गए और आप उनको फारूक अब्दुल्ला मिलने नहीं दे रहे हैं, वो ठीक सवाल कर रहे हैं संजय सिंह की, इसमें क्या दिक्कत है? और ये मुझे समझ में नहीं आता है, कई बार प्रशासन इस तरह की हरकतें करता है, क्या सचमुच ऊपर से इतने सख्त निर्देश हैं कि किसी को किसी से बात नहीं करने देना है? और मैं फिर कह रहा हूँ, ये वाला जब दृश्य दिखता है ना जी, तो लोगों को ये ठीक कतई नहीं लगता है। एक बार फारूक अब्दुल्ला की बात मैं आपको सुनवाता हूं। थी कोई बम नहीं मारने थे, बात करनी थी। वो आया था, उनका एमएलए गिरफ्तार हुआ है डोडा का, मलिक साहब। वो इसके लिए उनकी हमदर्दी में दिल्ली से आया था। मगर अफसोस इस बात का है, मैं उन्हें सिर्फ मिलने गया था कि उनकी तबीयत कैसी है, सब ठीक है या नहीं है। मुझे कोई सियासी बात
करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे दोस्त रहे हैं पार्लियामेंट में, मगर वहाँ ताला लगा था और मैं जो वहाँ पे अथॉरिटी है उनसे मेरा कोई गिला नहीं है। उनको ऊपर से हुक्म आया और उस हुक्म की तामील वो कर रहे हैं और उनको अंदर बंद रखा है गेस्ट हाउस में। अफसोस है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि आईन को ज़रा वो पढ़ें और आईन के हदूद में अपना काम करें। ये बिल्कुल आईन के खिलाफ था। सर, महराज मलिक को पीएसए लगा दिया उन पे, उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज डीसी के खिलाफ की। आपको लगता है पीएसए की जरूरत है? देखिए, मैं दो बातें कहूँगा उसके बारे में। पहले तो ये कहूँगा कि उनने बहुत गलत किया, जो उनने कलाम डीसी साहब के खिलाफ किया वो सही नहीं था। वो मैं समझता हूँ कि वो इंसानियत के लिहाज से सही नहीं। अब ये तो एक बात हो गई कि ये इसको मिलने देना चाहिए थे कि नहीं मिलने देना चाहिए था। इन पर आरोप क्या है महराज मलिक पर? क्यों ये व्यक्ति इतना बड़ा, इस विवाद को इतना बड़ा बन रहा है? डोडा के ये विधायक हैं, इन पर आरोप है अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार। इन्होंने डोडा के डीसी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण दिया, भाषा का इस्तेमाल किया। अरे इस वक्त संजय सिंह जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। संजय जी, अब ये हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपको फारूक अब्दुल्ला से नहीं मिलने दिया, आपको नजरबंद कर दिया गया। अभी इस वक्त की स्थिति हमें बता सकते हैं वहां क्या है? देखिए, मैं यहाँ श्रीनगर आया था, मुझे प्रेस क्लब में जाके प्रेस वालों से, मीडिया वालों से बातचीत करनी थी। मुझे प्रेस क्लब नहीं जाने दिया गया और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे साथियों का एक धरना था, उस धरने में नहीं जाने दिया गया। तो मुझे यहाँ पे हाउस अरेस्ट करके रखा है श्रीनगर के वेस्ट गेस्ट हाउस में। और फिर हमारे साथ इमरान हुसैन जी, जो पूर्व मंत्री यहाँ के प्रभारी हैं, वो भी हैं, और हमारे कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं जिनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और बड़े दुख की बात है कि एक राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके और जिनके बेटे स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब जी, उनको नहीं मिलने दिया गया। अभी आप हैं कहां संजय जी? मैं श्रीनगर के गेस्ट हाउस में हूं। और आपको बाहर नहीं जाने दे रहे? बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये महराज मलिक जाने दिया जा रहा है, मीडिया से बातचीत नहीं करने दी जा रही है जी। कोई मुझसे मिल नहीं सकता है, तो वजह भी बताई नहीं जा रही कि भाई कौन सा जुर्म है, क्या अपराध है। सर, जो हमें वहां बता रहे हैं अधिकारी, जो बातें वहां से पता लग रही हैं कि महराज मलिक साहब पर एक तो नौजवानों को भड़काने, आतंकवाद को महिमा मंडन करने, इस किस्म के आरोप उन पर बताए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि उनके आपकी पार्टी के लोगों ने उनके समर्थन में कल प्रदर्शन भी किया था, तो वो भी कुछ उग्र हुआ। तो वो कह रहे हैं इसीलिए हम अब मामले को और बड़ा नहीं होने देना चाहते। पता नहीं आप तक वो वीडियो नहीं पहुंची होगी तो मैं भेज देता हूं, किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया। तो शायद एक पक्ष आपको बताया गया, दूसरा पक्ष नहीं बताया गया जी। प्रदर्शनकारियों को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, उनको किस तरह से घरों में रखा गया है, किस तरह से थानों में सैकड़ों कार्यकर्ता बिठाए गए हैं मार मार के। तो ये दूसरा पक्ष है जो शायद आपको उन्होंने आपसे कह क्या रहे हैं अधिकारी कि मतलब आपको कितना वक्त यहां रखेंगे, कब जाने देंगे? अब पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं। अच्छा, वही बता सकते हैं जी। संजय जी, धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। संजय सिंह खुद फोन पर बता रहे हैं कि उनको नजरबंद किया हुआ है गेस्ट हाउस के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। आप खबरों में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वहां काफी उग्र प्रदर्शन कल हुआ, उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई है। इसके बाद पुलिस ने भी बल प्रयोग किया होगा। लेकिन अब ये मामला जो है, एक बार फिर जो शक्तियों का जो बंटवारा है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, विवाद वही है। फैसला कौन करेगा? बड़ा विवाद तो ये है ही कि फैसला कौन करेगा। लेकिन एक इस पर भी मैं चाहता हूँ कि बोलना कि ये जो हुआ इसकी कोई ज़रूरत थी? ये इतना गैर ज़रूरी कदम मुझे लगता है कि एक एमपी दूसरे एमपी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा है और वो वहाँ गया है, तो इसमें कौन सा ऐसा नज़रबंद, संजय सिंह को नज़रबंद करने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह से किया गया। और ऐसे इश्यूज आपकी सरकार को और आपको लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े करते हैं। और फिर ये बात अभी चल रही थी, उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था उस समय कि भाई ठीक है, अब जब होगा स्टेट का। लेकिन जब इस तरह से आप करते हैं तो फिर से ये बहस शुरू होती है कि सरकार की पावर एक चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
इस सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि वहाँ पर जो है स्टेटहुड वापस दिलाया जाएगा। अब उसमें क्या वजह है, क्या नहीं वजह है, और वो सारी चर्चाएं शुरू होती है। यदि ठीक ठाक चलता रहे तो लोगों का भी काम चलता रहता है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, स्टेट में हो रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस सब से बचा जा सकता था, मैं ऐसा समझता हूं। महराज मलिक ने युवाओं से पत्थरबाजी शुरू करने का आह्वान किया था, उन्हें गिरफ्तार इस आधार पे किया है। 18 मामले पहले से इनके ऊपर दर्ज है और वो छात्रों से कह रहे थे कि अगर नहीं मांगी गई तो पत्थरबाजी फिर शुरू करना पड़ेगी। तो इतने दिनों बाद तो जम्मू कश्मीर में शांति लौटी है, पत्थरबाजी बंद हुई है और वो युवाओं को उकसा रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए। वो डॉक्टर को काम करने में बाधा दे रहे हैं। जो सार्वजनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अनाज जो वितरण हो रहा है उसमें वो अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। अगर वो इस तरह की व्यवस्था करेंगे, सबसे गंभीर आरोप उन पर है आतंकवादियों का महिमा मंडन करने का और पत्थरबाजी का आप सीधा आह्वान कर रहे हो युवाओं को कि आप छोटे छोटे पत्थर अपने पास रखिए, अगर पुलिस आए तो पत्थर चला सकते हो। सीधा सीधा आप देशद्रोह का आपके ऊपर आरोप लगता है। और संजय सिंह ऐसे समय गए तो संजय सिंह क्या बात करते वहां पर, मुझे लग रहा है कि समय बहुत संजय सिंह का जाना तो अब उनकी पार्टी का एमएलए, एक ही एमएलए है वहां पर, उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है। इनके जाने में तो मुझे कुछ जाने में दिक्कत नहीं, ठीक है, वो मिलना चाहते हैं। महराज मलिक के जो भी कर्म होंगे उस पे कानून के दायरे में काम होगा और उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है, उस पे आप कह सकते हैं कि हो या ना हो। लेकिन उनकी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद वहां जा रहे हैं और प्रेस वार्ता करना चाह रहे हैं, तो इसमें कौन सी दिक्कत है? इसमें क्यों रोकना चाहिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को? और क्यों फारूक अब्दुल्ला से मिलने से रोकना चाहिए? इस तरह के ही जब चित्र आते हैं तो आपके अच्छे भले अच्छे खासे काम को, जी वही वजह है, कल का प्रोटेस्ट उग्र हुआ, ये ठीक बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप जब इस तरह की चीजें करेंगे तो और प्रदर्शन उग्र होगा और ना, ये तो और लोग टीवी पर नाराज दिख रहा होते है। हैं। जब ये व्हाट्सएप पर जाएगा तो इसको तो इसी तरह दिखाया जाएगा ना कि सारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सारी डेमोक्रेसी, वो सब खतरे में आ गई। अब ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी, अशांति, इस सब को लेकर के ये एक तस्वीर आई तो कॉन्टेक्स्ट जुड़ा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि नेपाल में जो चल रहा है उसके बाद हमारे यहाँ किस किस्म के बयान, और बयान रुक नहीं रहे हैं। 2 बयान में अभी आपको दिखाऊंगा। हमारे देश के कुछ नेता ये उम्मीद पालकर बैठे हैं कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं हो सकता है। संजय राउत ने सबसे पहले कहा था कि नेपाल की तरह भारत में अंदर ही अंदर आग धधक रही है और पता नहीं कब नेपाल जैसे हालात यहां बन जाएं। फिर उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी लोग गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हैं, इसीलिए ही शांति है, वरना हालात तो कभी भी बिगड़ जाएं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्रियों को सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। अब एक सैंपल और सुन लीजिए। उदित राज जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत में हालात बिल्कुल नेपाल जैसे ही हैं, लेकिन हमारे संविधान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि तस्वीरें नेपाल जैसी नहीं बनी और हमारे यहाँ पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी बड़ी सक्षम हैं, इसीलिए हालात वैसे नहीं हो रहे हैं। कि ये सरकार चाहती भी है, बीजेपी की सरकार संविधान बदलना भी चाहती है और उसे जड़ें काटने में लगी हुई है, लेकिन जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हमारी डेमोक्रेसी की जड़ कट नहीं पा रही है और संविधान बदल नहीं पा रहे हैं। वरना नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा है। अब उदित राज जी पहले राहुल गांधी जी का भाषण पढ़ लेते या बात कर लेते उनसे, क्योंकि वो तो कहते हैं लोकतंत्र नहीं है, वोट चोरी से सरकारें आ रही हैं, संस्थाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन तो कुछ रहा ही नहीं, और वो कह रहे हैं कि संस्थाएं मजबूत हैं, संविधान मजबूत है, इसीलिए नहीं कर पा रही बीजेपी अपनी मनमानी, वरना नेपाल जैसे हालात हो जाते, लोग सड़कों पर आ जाते। अब ये बड़ी विचित्र सा मुझे तो इनका बयान लगा। समीर जी देखिए, संजय राउत किस तरह के बयान देते रहे। 2024 लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा था कि महाराष्ट्र में हम गाणवे की व्यवस्था सुनिश्चित कर देते हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई आप जिस मानसिकता की उसमें गाणवे की आप बात करोगे, जिस धर्म को आप मानने लगे हो आजकल। तो संजय राउत का बयान जिस तरीके से रहा था, और कई आप देखिए ना जो बयान लगातार आ रहे हैं विपक्ष के नेताओं की तरफ से। राहुल गांधी ने एक समय बयान दिया था कि जनता डंडों से पीटेगी। प्रधानमंत्री मोदी पर किसी ने बनारस में इनके मैंने कल सर 3 बयान देखे संजय राउत के,
जब श्रीलंका में हुआ था 2022 में तब भी यही बोले, बांग्लादेश में हुआ तो भी यही बोले, और अब नेपाल में हुआ तो भी यही बोले। मन का भाव यही है संजय राउत का। तो कम से कम हालात तो कुछ सच दिख भी तो रहा है। नहीं, बस जानकारी तथ्य के तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में संजय राउत जी जमानत पर है। भ्रष्टाचार के आरोप ठीक है, लेकिन वो उनकी राजनीतिक इच्छा नहीं यही है कि भाई ये सत्ता से जाए। और भाई नेपो किड्स की बात करेंगे, नेपो बेबी की बात करेंगे तो नाम लेके लिखना शुरू कीजिए ना। भाजपा वाले तो अभी पहली पीढ़ी में होंगे, 3-3 पीढ़ी से, 2-2 पीढ़ी से, 4-4 पीढ़ी से जिन परिवारों में है, और कोई पूछ ले जरा कि भैया कौन सा काम धंधा करते हो कि जब मन करे तब विदेश चले जाओगे, जब मन करो तब गाड़ियों का काफिला रहेगा, जब मन करे तब जहाँ कोठी बन जाए, जब मन करे तब शिमला में गेस्ट हाउस बन जाए, कौन सा धंधा करते हो भाई? कोई पूछ लेना। नेपो किड्स नेपो मतलब ये इसमें थोड़ी ना है किसी नेता का बेटा नेता बने। पैसा कहां से आ रहा है, किसका पैसा है? देश का पैसा है। नेपाल के लोग उसीलिए गुस्से में, भारत में क्या है वो सब जानते हैं ना। वो देश के चीफ जस्टिस कह रहे हैं आपका संविधान महान है, इसीलिए भारत बिल्कुल सुरक्षित है, और आप नेता ये कह रहे हैं कि इतनी अशांति है कि कभी भी अराजकता हो जाएगी भारत के अंदर। नहीं, आपने कहा कि उदित राज जी राहुल जी को क्यों नहीं सुनते, आपने ये क्यों नहीं कहा कि राहुल जी उदित राज जी को क्यों नहीं सुनते? छोटा नेता बड़े नेता। अच्छा, छोटा नेता बड़े। भाई ये बात तो सच है जो गवाई साहब कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं और उदित राज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का संविधान मजबूत है, संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो हिंदुस्तान को मजबूत बनाए रखे है। लेकिन यदि कोई नाराजगी, सरकारों के खिलाफ नाराजगी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप सोचिए कि हिंदुस्तान में पिछले 50 साल में, 60 साल में मुझे याद नहीं कोई हिंसक आंदोलन हुआ हो, कोई तख्ता पलट की कोशिश। हमेशा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो आंदोलन होते हैं वो भी होते हैं, सरकारें बदलने का काम भी डेमोक्रेटिक सिस्टम से होता है, और उसमें इन सब नेताओं की भी खैरियत है। सही है, सही बात है। ये कोई एक नेता की बात नहीं। आप नेपाल को यदि देख रहे हैं तो उसको बस तो किसी को नहीं छोड़ा। खबर नेपाल से आ रही है और अच्छी खबर है। सुशीला कार्की वहां की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस जो हैं वो नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी, और ये घोषणा अब वहां आंदोलनकारी जिनको जेन जी के नाम से जाना जाता है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है, और 6 महीने के अंदर अंदर नेपाल में दोबारा चुनाव होंगे, ये इन आंदोलनकारियों ने मांग की है, और उम्मीद जताई है कि सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद यही करेंगी। जल्द ही जनता की पसंद का प्रधानमंत्री इनके बाद बनेगा, और उसमें यह भी इन आंदोलनकारियों ने कहा है कि हम सिर्फ एक वॉच डॉग की तरह सरकार के साथ रहेंगे, हम सरकार का हिस्सा नहीं होने जा रहे हैं। सुशीला कार्की की आप तस्वीर देख भी रहे हैं, उनको लोग बधाई दे रहे हैं। सुनाते हैं आपको ये आंदोलनकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा। मैले यहाँ हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई सम्बोधन गरिन होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी। तर तपाईहरु भने हामी र जनता बीचको पुल हो है। पहिलो कुरा के भन्छु भने अहिले नै मैले के देखिसके, हामीलाई धेरैले पोलिटिक्समा तानिसक्नु भयो। हामीले जेनजीलाई प्रतिनिधित्व गरेको हौ, तर हामीलाई लिडरशिप लिनु छैन। सायद हामी अहिले तत्कालै त्यसको लागि क्यापेबल पनि छैनौं है। हामीलाई समय लाग्छ त्यसको लागि परिपक्व हुनको लागि, अलिकति पक्का हुनको लागि त्यसको लागि समय लाग्छ। तो ये अच्छी बात है, दोनों ही बातें सर मुझे तो अच्छी लग रही हैं कि सुशीला कार्की एक संभली सुलझी हुई महिला हैं, वो ईमानदार छवि की हैं, वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगी, और ये भी कि इन लोगों ने कहा हम केवल वॉचडॉग हैं, हम सरकार में अभी नहीं जाएंगे, 6 महीने में इलेक्शन हो। ये बेहतर कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल से, क्योंकि जेन जी पर जो पहले चल रहा था कि उनको लीडरशिप दी जाए, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो इस बात को, और अभी जैसा नेपाल में स्थितियां हो गई, वहाँ पर एक बहुत समझा हुआ सुलझा हुआ यदि नेतृत्व रहेगा, और जिनको लेकर कोई इस तरह की इंटीग्रिटी पर सवाल मोटे तौर पर नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं। और उसके बाद जरूरी है कि वहाँ पर एक जो संसदीय चुनाव की जो व्यवस्था है उस पर काम जल्द से जल्द। राघवन हमारे सहयोगी काठमांडू में, वो हमारे साथ जुड़ गए। राघवन, अब ये तय है कि सुशीला कार्की ही अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर कम से कम 6 से 7 नेता जो हैं जिनका जिक्र लगातार हो रहा था कि ये जो जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं उनको लीड कर रहे हैं, वो सब एक साथ एक मंच पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका ये साफ साफ कहना है कि जो सुशीला कार्की हैं वही अभी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बेस्ट चॉइस है।
उन्होंने ये भी कह दिया कि वो सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो वॉचडॉग के रूप में लगातार यहाँ पर काम करते रहेंगे। और उन्होंने देखिए, कल जब इस नाम का प्रस्ताव रखा गया था ऑनलाइन मीटिंग के बाद, तब ये कहा गया था, जब सुशीला कार्की ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तब ये बात कही गई थी कि जो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर वो नए चुनाव कराने में उनको 6 महीने से साल या उससे ज्यादा का वक्त लगता था। उस बयान के बाद ही हमने यहाँ देखा कि एक जो ग्रुप था वो प्रोटेस्ट पर उतर आया था। उनका ये कहना था कि हमारी मंशा एक युवा चेहरे को देश की बागडोर सौंपने की थी, और 73 साल की महिला को अगर वापस प्रधानमंत्री बनाया जाता तो फिर इस पूरे प्रोटेस्ट का कोई मकसद जो है वो सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 6-7 युवा नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बीच में वो चुनाव करवाएंगे और फिर जो जेनजी युवा है और नेपाल की जनता है, उनकी चॉइस के प्रधानमंत्री को उनको ठीक है राघवन, अधिकार होगा। साथ जी राघवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राघवन बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया कि अब कोई कंफ्यूजन या विवाद नहीं है, एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन होंगे नेपाल में, और तब तक सुशीला कार्की जो पूर्व न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है नेपाल की, वो बनेंगी अंतरिम प्राइम मिनिस्टर। सवाल ये है कि जो डेडलाइन, ये जो टाइमलाइन दी गई है, जो ये आंदोलनकारी कह रहे हैं कि 6 महीना मैक्सिमम, इसमें आपको इलेक्शन कराना है। फिर बांग्लादेश याद आता है, वहां भी ऐसा ही हुआ था, वहां तो 2 महीने कहा था इलेक्शन हो जाएंगे, आज लग रहा है 2 साल में भी हो जाए तो गनीमत है। तो नेपाल से उम्मीद कीजिए कि बांग्लादेश की राह वो नहीं चले। कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर सीएम फेस को लेकर बयान आया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अलवरू ने यह कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री तय करेगी, और सीएम फेस के सवाल पर अलवरू बोले कि पहले महागठबंधन की सरकार बनने दीजिए, फिर सीएम कौन होगा हम इस पर बात करेंगे। यह बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट करने से क्यों बच रही है। ये सीधा सवाल पहले राहुल गांधी के पास गया, राहुल गांधी ने इनकार कर दिया, मतलब उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इस बात का, गोल बोल बात बना गए। सीधा स्पष्ट सवाल था, वो कह रहे हैं कि केंद्र में कभी आप प्रधानमंत्री बनेंगे अगर सत्ता में आए तो, आप क्या कहेंगे कि बिहार जीतने के बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी। राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। फिर ये सवाल उनकी पार्टियों के कई नेताओं से हुआ, पप्पू यादव से भी यही सवाल हुआ। पप्पू यादव ने कहा मुख्यमंत्री तो जनता तय करती है। अब सवाल हो गया कांग्रेस के प्रभारी से, वो कह रहे हैं पहले होने दीजिए, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, फिर इस पर क्या इश्यू है और किसको कंफ्यूजन है कि महागठबंधन के नेता बिहार के तेजस्वी यादव नहीं है। क्या कांग्रेस को यह लगता है कि वो ज्यादा सीटें जीत कर आ सकती है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव की पार्टी 140-150 सीट लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी की वो भी कह रही है कि 70 सीट हमको चाहिए। क्या इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन हो सकती है? फिर क्या वजह है कि बार बार कांग्रेस इस सवाल से बचती है? अब फिलहाल आप ये ताजा मामला सुनिए। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया लाइसेंस सरकार? आप पहले सरकार बनाइए। मैं सीरियसली इस सवाल को समझना चाह रहा हूं आप लोगों से, त्रिपाठी जी, क्या कोई स्ट्रेटेजी है? ये तय हुआ है कांग्रेस में कि हमें तेजस्वी को सीएम फेस नहीं बताना है, तो क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि आप हमेशा बहुत एकदम आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहते हैं। राज्यों में कांग्रेस का ऐसे एक जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में रहना कतई उचित नहीं है। कांग्रेस को यह भी लगता है कि उनके पास उनका एक वोट बैंक तो बहुत मजबूती से आ गया है। भले ही कोई कुछ भी कहे, जैसे उत्तर प्रदेश में ठीक बात है कि अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली, इनको 6 सीटें मिली, दोनों अलग अलग लड़ते तो शायद दोनों को नुकसान हो जाता। लेकिन यह भी सच है कि जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका सबसे बड़ा नेता आज देश में कोई है तो राहुल गांधी। संघ से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, उनके हिसाब से कहें तो सारी ताकतों से वो ही लड़ रहे हैं और तो कोई लड़ता दिखता नहीं। तो कांग्रेस के भीतर राहुल की जो सलाहकार मंडली है वो बार बार कहती है कि संघर्ष आप करते हैं, माहौल आप बनाते हैं, नरेंद्र मोदी और इस सरकार का जो भी आपको नुकसान है वो आपको झेलना पड़ता है और राज्यों में सत्ता दूसरे लोग ले लेते हैं। लेकिन राज्य में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी क्या अपने दम पर? ये कांग्रेस को ऐसा गुमान है क्या? ये गुमान हो या ना हो, लेकिन उनको, उनके लोगों को लगता है कि जिस तरह का मोमेंटम है, अगर हमको जितनी अधिक सीटें मिलेंगी उतना ज्यादा हमारा जो परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होने वाला है और हम अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री पहले ही घोषित कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं। और एक बड़ा वर्ग है ना दलितों का, दूसरे वर्गों का, जो कतई किसी स्थिति में तेजस्वी यादव को वोट नहीं देना चाहता है। लेकिन देर सवेर इनको मानना तो पड़ेगा ना इस बात पर।
नहीं, मुख्यमंत्री पर तो नंबर आने के बाद मान जाएंगे अगर स्थिति बनेगी। नहीं, आपके तो चुनाव तक ये ऐसे ही गोलमोल मुझे लगता नहीं। जो अभी की राहुल कांग्रेस की स्थिति है उसमें कतई वो तेजस्वी को नहीं मानने जा रहे हैं। और उनके मन में एक और चीज है कि सरकार फिर से एनडीए की बनने जा रही है, हम विपक्ष में रहेंगे और अगली सरकार हम बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग माने बैठी है कि हम कांग्रेस से मानती, उनको पता है, उनको लगता है कि ये चुनाव हम नहीं जीतने जा रहे हैं। और उसके पीछे वहां का जो कास्ट इक्वेशन है, सोशल इक्वेशन है, उसको अगर आप देखिए तो उसकी वजह से दो खबर मैं आपको देता हूं, बाकी आपको समीर जी देंगे। एक तो ये कि सीट शेयरिंग को लेकर के बताया जा रहा है, दिल्ली में एक बैठक हुई बिहार को लेकर के, और उसमें यह कहा गया कि 70 सीट पर ये हमारा फाइनल है, 70 से कम हम नहीं लड़ेंगे। पिछली बार भी 70 ही लड़े थे, 19 जीते थे, 4 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन उनको ये लगता है कि हमको 70 तो हम डिजर्व करते हैं। और राहुल गांधी की यात्रा ने हमारा बहुत माहौल बना दिया है, कांग्रेस का माहौल एक बार फिर से बिहार में खड़ा कर दिया है। इसलिए अब हमको और मजबूती के साथ डिमांड करना चाहिए सीटों को लेकर। दूसरी खबर ये है, ये यात्रा जो हुई वोटर अधिकार यात्रा, ये राहुल गांधी की यात्रा थी। इसमें दूसरे अब आप कहिए कि सहयोगी की भूमिका में तेजस्वी यादव थे। अब तेजस्वी यादव अपनी एक अलग यात्रा पर निकल सकते हैं बिहार के अंदर, जो शुद्ध आरजेडी की यात्रा होगी। अब उसका भी ये माना जा रहा है कि अब वो, क्योंकि बिहार के अंदर राहुल गांधी 16 दिन में मेला लूट ले गए, तो अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हमें अब ये बताना पड़ेगा कि हम हैं हम बड़ी पार्टी हैं, हम बड़े भाई हैं बिहार के अंदर, कांग्रेस पार्टी नहीं है। समीर जी। निश्चित रूप से कल 9 सितंबर को राहुल गांधी की अध्यक्षता में, मतलब राहुल गांधी ने जो बैठक की थी बिहार के नेताओं के अंदर के साथ, उसमें बिहार के जो प्रभारी थे कृष्णा अल्लवरू थे, वहाँ पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम थे, वहाँ पर पप्पू यादव बैठक में थे। उस बैठक में उनके जो मदन मोहन झा विधान परिषद के जो नेता है कांग्रेस के, वो थे, विधायक दल के नेता थे। और इस बैठक में राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई तेजस्वी यादव को फिलहाल मुख्यमंत्री की घोषणा हम नहीं करेंगे, हम अभी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा। ये फैसला राहुल गांधी ने कल बोल दिया, अपने प्रभारी को बोला, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, तमाम नेताओं को बोला, पप्पू यादव भी इस बैठक में थे, कि कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित नहीं करेगा। अब राहुल गांधी की इसके पीछे क्या रणनीति है? दूसरी रणनीति राहुल गांधी ने जो तय की है वो ये कहा है कि भाई 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 63 सीटों से हम कम नहीं मानेंगे। तो 63 सीटों का जो गणित राहुल गांधी ने बताया या कांग्रेस मान के चल रही है, उसमें यह है कि 19 सीटें तो वो लोकसभा 2020 के विधानसभा में जीते थे और 44 सीटें ऐसी थी जहां पे वो रनर अप, सेकंड नंबर रहे थे। तो उनका कहना है कि 44 सीटें वो और 19 सीटें ये मिलाकर 63 सीटें होती है। तो 63 के नीचे हम किसी स्थिति में नहीं आने वाले, जबकि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने 55 सीटों का इनको ऑफर दिया है। दूसरा कांग्रेस का यह कहना है कि भाई अगर 2019 का लोकसभा चुनाव अगर हम देखते हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से हमको एक सांसद कांग्रेस जीती थी, उसके बाद भी 2020 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमने 70 सीटें लड़ी थी। अब 2025 के लोकसभा में हमारे पास 4 सांसद है, पप्पू यादव को मिला के 3 हमारे और पप्पू यादव हमारे सांसद है। तो 4 सांसदों का समर्थन होने पे क्या हम 70 सीटों से कम पर जाएंगे? हमें 70 सीटें किसी भी स्थिति में चाहिए। आरजेडी के कितने सांसद हैं? आरजेडी के 4 सांसद है, बराबर है, मतलब बराबर है। पप्पू यादव को मिला लो तो बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति के अंदर मुझे लालू यादव का कोई खबर? लालू यादव इस बात से बहुत मतलब तेजस्वी यादव पे भी नाराज है। उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा है कि भाई आपकी बेवकूफी के कारण में 2020 में आप मुख्यमंत्री बने, आपने दबाव में आकर, उस समय रणजीत सुरजेवाला कांग्रेस के प्रभारी थे और उनके दबाव में आकर आपने 70 सीटें दे दी। अगर कम सीटें दी थे तो आप जो 15 सीटों का गैप था, आप सीटें जीत जाते और आप 2020 में मुख्यमंत्री बन जाते। और मुझे कांग्रेस को हैंडल करने का दशकों का अनुभव है, तो अब कांग्रेस को मैं हैंडल करूंगा, आप हैंडल मत कीजिए। कांग्रेस तो अभी आपका कांग्रेस मांग रही है 70, मिनिमम 63, नंबर 1 नंबर 2 पर उसकी सीटें थी, और आरजेडी देना चाहती है 50-55 के ऊपर नहीं जाएगी। लालू यादव नाराज है तेजस्वी से कि झुको मत किसी भी स्थिति में, और कांग्रेस इनको मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है साहब महागठबंधन की। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक जो तीसरा पहलू है वो बताता हूं। प्रशांत किशोर एक अननोन कमोडिटी है इस चुनाव में, कोई सब जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कल एक इंटरव्यू में ये कहा, फिर सवाल हुआ कि आपको चुनाव में क्या हासिल होगा, आपको क्या लगता है? फिर उन्होंने वही पुराना वाला डायलॉग दोहराया, या तो अर्श पर या फर्श पर, या तो मेरी 150 सीटें आएंगी। अब इस बार नंबर दिया उन्होंने, या तो मेरी 150 सीटें आएंगी वरना 10 सीटें आएंगी, या तो मैं नंबर 1 पार्टी बनूंगा, नहीं तो मैं सबसे नीचे की पार्टी बनूंगा। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं, बड़े खुलकर उन्होंने कहा है। फिर उनसे सवाल हुआ, साहब तेजस्वी यादव के पास, लालू यादव के पास MY समीकरण है और ये वोट जोड़ दीजिए तो ये लगभग 32% वोट बन जाता है यादव और मुसलमान का, कैसे टक्कर लेंगे आप इनसे? उन्होंने कहा कोई MY समीकरण नहीं है, सब आप लोग ने बना रखा है, वो लोग चलाते हैं और आप लोग मान लेते हैं। MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है। यादव लड़ता है तो मुसलमान उसको वोट दे देता है, लेकिन जहां मुसलमान खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा उसको यादव वोट नहीं देता। यादव हिंदू बन जाता है उस वक्त और वो बीजेपी को जाकर के वोट दे देता है। तो यहां उन्होंने ये मुस्लिम वोट के लिए खेल खेला। सुनिए।
के तहत जो पार्टियां अभी तक राजनीति करते आई है, इस बार का वो जो भ्रम है वो भाई कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम MP जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ Y समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। यही बात बताई जा रही है इजलास में भी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये MY PY ZY का समीकरण छोड़िए, विचारधारा आधारित समीकरण बनाइए। आज़ादी की लड़ाई जिस समीकरण ने लड़ी थी, गांधी के मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये चार विचारधारा के मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी तब देश को आज़ादी मिली। ये तो बात हुई MY समीकरण की। अब कांग्रेस तेजस्वी को CM फेस बताने से कतरा रही है। बिहार चुनाव में उतरे प्रशांत किशोर RJD और JDU दोनों की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं। RJD और नीतीश कुमार पर पीके ने बड़ा हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार इस बार 25 सीट नहीं जीतेंगे। फिर उन्होंने कहा मैंने बंगाल में कहा था भाजपा 100 नहीं छुएगी और वो सही हुआ। अब मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार 25 नहीं छुएंगे और अगर आ गई इनकी 25 सीट तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे भाई, जिस दिन कांग्रेस को उनके हिसाब से सीट मिल जाएगा उसी दिन वो तेजस्वी को चेहरा मान लेंगे। उनके मानने ना मानने से क्या होता है? महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जनता को भ्रम में डालने के लिए और अपने लिए ज़्यादा सीट मांगने के लिए सब नाटक कर रहा है। भैया पहले बोले हुए हैं जदयू 25 से कम सीट जीतेगी। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2 महीना अने मार का राज भोग ले, मजा कर लें। अब बिहार की जनता पर जितना लाठी उन्होंने चलवाया है उसका सबका हिसाब 2 महीना में जनता यहाँ करेगी। बातें मजेदार की प्रशांत किशोर ने। कुछ और बातें आपको बताता हूं। उन्होंने राहुल गांधी की भी यात्रा पर टिप्पणी की है सर। उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं इम्तिहान में जाते हैं गैस पेपर पढ़ के, होता ना ये सवाल आ सकते हैं, 10-12 सवाल रट लो। कुछ लोग होते हैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। बोला मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ, वो 7 दिन में बिहार नाप के चले गए। मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैंने लंबा रास्ता चुना है। तो ये अंतर है राहुल गांधी और मुझ में। फिर उन्होंने ये तो सुना, आपने सुनाई, उन्होंने कहा कि केवल सीटें लेने के लिए दबाव बना रही है और सीटें दे देगी RJD तो वो तेजस्वी को CM फेस जो है वो मान लेंगे। फिर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक पॉजिटिव बात भी कही। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि नीतीश कुमार ने बिहार को लूटा नहीं। नीतीश कुमार से अपेक्षाएं बहुत थी, वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। लेकिन नीतीश कुमार ने बेईमानी नहीं की, लूटखोरी नहीं की बिहार के अंदर, ये वो भी मानते हैं। सर इसमें क्या नई बात क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये MY YM वाली समझ में आई आपको? नहीं, MY YM वाली बात हो सकती है कि ठीक बात कह रहे हैं। तो जो यादव मुसलमानों को वोट नहीं देगा, हिंदुओं को वोट देगा, वो पांडे जी को देगा। मुसलमान कह रहे हैं 150 सीट भी आ सकती है मेरी। 150 आ सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बात आपने कहा कि राहुल जी जो है 7 दिन में उन्होंने उनकी बात कर रहा हूँ कि प्रशांत जी ने कहा कि 3 साल। अब 3 साल बाद भी क्या वो राहुल जी जितनी दुकान बना पाए बिहार में? उनकी तो व्यवस्था है ना वहां पर। आपको आप कह रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट है सर ये कि स्टेटमेंट है, राहुल की दुकान बड़ी है इनसे 100%। इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो, मतलब कांग्रेस की जो व्यवस्था है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो संगठन है, वो उनके 3 साल के संगठन से बड़ा संगठन है। इसमें कोई वो बहस नहीं हो सकती, चर्चा नहीं हो सकती। अब दूसरी बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से ये तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बात। तो NDA ने मान लिया है क्या नीतीश कुमार जी को कि वो मुख्यमंत्री होंगे? पूछ रहा हूं मैं जानकारी के तौर पे। नहीं कहा ना ऐसा। तो अमित शाह जी ने तो साफ ही कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे। और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है मेरे ख्याल से। सर हमने तो यहाँ तक चर्चाएं की है ना आप ही के साथ कि नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट में भेजना चाहती है बीजेपी। तो मतलब कांग्रेस क्यों नहीं मानने को तैयार है? हाँ, वो मैं समझाता हूँ। कांग्रेस इसलिए नहीं मानना चाहती कि यदि पूरा, क्योंकि ये तो तय है कि तेजस्वी या जो भी होगा लालू यादव के, मतलब RJD से वही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस भी जानती है, बिहार भी जानता है। लेकिन यदि आज वो तेजस्वी जी को दे देंगे तो फिर क्या होगा कि कांग्रेस के पूरे संगठन को वो चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा। वो एक सेकंड
नंबर पर पार्टी बन जाएगी। अभी दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों बराबर के तरीके से लड़ रहे हैं। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन न तेजस्वी जी के लेवल पर लगता है, न कृष्णा आलूरी के पर लगता है, न राहुल गांधी के लगता है। मतभेद कुछ नहीं है, लेकिन यदि जैसे ही लीड करने के लिए आपने दे दिया उनको, तो फिर तो कांग्रेस उनके पीछे चलना पड़ेगा ना उनको लड़ने के लिए। अब वो देखिए उनकी नजर मुस्लिम वोट पर है। अभी ये जो बात कह रहे थे, जो मैंने आपको पहला बयान पीके का सुनाया, वो एक मुस्लिम संस्था थी, वहां जाकर वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नंबर के हिसाब से तो आपके 40 विधायक होने चाहिए, बिहार में हैं कितने। तो फिर उन्होंने ये भी कहा, जो MYYM बता रहे थे, कि लालू यादव को मुसलमान वोट दे देता है, लालू यादव का वोटर जो है, यादव वोटर जो है, या कोई और समाज जो उनके साथ जुड़ा हो, वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट देता है क्या। तो यहाँ वो खाई पैदा करना चाहते हैं RJD के वोट बैंक के अंदर। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, खाई पैदा करने की कोशिश तो हर पार्टी करती है कि दूसरे वाले का टूटे कटे, हमारा बढ़ जाए, लेकिन सच क्या है उससे चीजें असर करती हैं। तो सच तो ये है कि मुसलमान छोड़िए, कोई भी लालू जी के परिवार के अलावा मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। क्या ये सच नहीं है कि मुसलमान वहीं उनको अच्छा लगता है जहां मुसलमान बहुत ज्यादा है? आप जहां पर उनका अपना वोट बैंक है, मान लीजिए यादव वोट बैंक ही है, तो क्या किसी यादव कॉन्स्टिट्यूंसी, जो घोषित यादव कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहां वो किसी मुसलमान को आज तक टिकट देते हैं क्या? कभी नहीं देते हैं। और नहीं तो इस बार भी लिस्ट आएगी तो हम लोग बात कर लेंगे। प्रशांत किशोर उस फैक्ट के साथ अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं, और मुसलमानों की बात समझ में आएगी ना। अच्छा चलो ठीक है, आज तक क्यों नहीं आपने डिप्टी CM ही बना दिया होता? चलो कुछ नहीं तो आप कभी पार्टी में किसी मतलब अध्यक्ष क्या उनके घर से ही होगा। लालू जी कहते हैं कि कुर्सी पर पैर इसलिए रखकर बैठे रहते हैं क्योंकि वो उठ नहीं पाते हैं, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति को आप लगातार अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। अरे किसी मुसलमान को बना देते, किसी और व्यक्ति को बना देते, कोई तो बन सकता था। ये बातें हिट करती, प्रदेश अध्यक्ष बना नहीं इतना हिट करेंगे कि मुसलमान इनसे छूट के प्रशांत किशोर के पास चला जाएगा। नहीं, पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों को तो असर करती है ना। ठीक है, कुछ लोगों को तो असर करती है ना भाई, कि ये बात तो ठीक है कि वो लोग अपने घर हुआ सब खेलते हैं। और यही बात आप देखिए, हम चलिए थोड़ा संदर्भ ले आते हैं। आजम खान और उनके समर्थक अखिलेश यादव से क्यों पीड़ित रहे कि आज तक आपने आजम खान को वो वाला सम्मान दिया नहीं। मुलायम सिंह तो फिर भी वो सम्मान देते थे, अखिलेश यादव के समय में नहीं मिला। और उनकी पत्नी और बेटे तो बीच में ये तक कहने लगे थे कि वो जेल में रहे और अखिलेश जी उस तरह से सम्मान तक नहीं किया। शिवपाल भले गए थे, तो लोगों को बुरा तो लगता ही है ना। मुसलमान ये भी तो देखेगा ना। तो यही बातें तो ओवैसी भी कहते हैं, सेम बात कह रहे हैं ना ओवैसी और पीके। नहीं तो इन्होंने ये भी कहा कि तुम उस लालटेन का केरोसिन का तेल हो, तुम जलते हो तो रोशनी होती है, रोशनी होती है लालू यादव के घर में, लेकिन लालटेन तले अंधेरा होता। तुम कुछ नहीं। ओवैसी एक स्टेप ऊपर है, क्योंकि ओवैसी मुसलमान है। ये कह रहे हैं कि देखो तुमको कहीं भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं लड़ाएंगे। ओवैसी कह रहे हैं कि देखो हम तो तुम्हारे ही हैं, लेकिन फिर भी तुम हमको नेता मानने को तैयार नहीं। तो दोनों में थोड़ा एक डिग्री का फर्क है। बात दोनों एक कह रहे हैं। जो इन्होंने अपना अनुमान बताया कि मेरी या तो 10 नहीं तो 150 सीट आएगी, मैं तो कहता हूं 10 भी आएगी तो भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो मिनिमम 10 मान रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से। और देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने भी जो उपचुनाव हुए थे बिहार में 4 सीटों पे, जिसमें बेलागंज, तरारी और बाकी सीटें शामिल थी, वहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन देखना चाहिए। 11% का वोट मिला था प्रशांत किशोर को, चारों पार्टियों मिला लेंगे। कांग्रेस का वोट परसेंट कितना है बिहार के अंदर? 9%। तो पहली बार चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति 11% के वोट बैंक पे चला गया है 4 विधानसभा के अंदर, और वहां पर वो 35,000 और 38,000 वोट लेकर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी तो अभी 7 दिन में बिहार को नाप रहे हैं, मैं जन स्वराज आंदोलन मैंने पहले किया, घर घर गया हूं, मैंने पदयात्रा की है, उसके बाद मैंने जन स्वराज पार्टी बनाई है। तो बिहार को मुझे लगता है कि जितना तेजस्वी यादव नहीं जानते, जितने राहुल गांधी नहीं जानते, उससे कई ज्यादा बेहतर प्रशांत किशोर बिहार को जानते हैं। कहा कि कांग्रेस की दुकान बहुत बड़ी है इनसे। नहीं, कांग्रेस की दुकान है, राष्ट्रीय पार्टी तो माना जा सकता है, लेकिन बिहार में आज जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने जड़ें जमा ली है, मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस से ज्यादा वोट परसेंट इस बार लेकर जाने वाले हैं। केवल एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, ये बड़ी पार्टी बनेगी। बिल्कुल, कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनेगी जन स्वराज। नहीं, मैं केवल एक चीज जानना चाहता हूँ कि प्रशांत जी जब कहते हैं कि नीतीश कुमार जी लूट नहीं रहे, तो फिर क्यों हटाना चाहते हैं? काम नहीं कर पा रहे ना पार्टी के विधायक, लूट मंत्री लूट। नहीं, जब लूट नहीं रहे तो मतलब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर है ना। यही कहना चाह रहे हैं ना कि प्रशांत जी कि नीतीश कुमार जी अच्छे चीफ मिनिस्टर है। भ्रष्ट नहीं है, इतना उन्होंने कहा। नीतीश जी को कोई कुछ भी कहे, हम लोग भी आलोचना करते हैं और हमारी बात नहीं वैसे कह रहे हैं, लेकिन बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये काम तो नीतीश जी नहीं किया। मामले में तो हम थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ने आज जो लेख लिखा उसकी। मौका था संघ प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन, आज वो 75 साल के हो गए। अब एक तो 75 की कहानी अभी आएगी आपके सामने, लेकिन मृदुभाषी, परिश्रमी, ऊर्जावान, निष्ठावान, दृढ़ता के प्रतीक, पारसमणि जैसे ये शब्द कहे हैं प्रधानमंत्री ने संघ प्रमुख के लिए अपने लेख में। सरसंघ चालक मोहन भागवत आज 75 वर्ष के हो गए। 75 वाला नंबर सियासी बवंडर का सबब है, और ऐसे में प्रधानमंत्री के लेख की खूब चर्चा हो रही है।
कांग्रेस कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और मोहन भागवत पर तंज कस रही है आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मोदी जी ने जो लिखा वो जान लीजिए। मोहन भागवत के साथ अपने पारिवारिक रिश्तों को उन्होंने याद किया। कहा, मुझे उनके पिता मधुकर राव जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने अपने पारसमणि जैसे पुत्र मोहन राव को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। फिर आगे मोदी जी अपने लेख में कहते हैं कि भागवत जी का कार्यकाल सर्वाधिक परिवर्तन वाला काल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 वर्ष शायद हो गए ना सर बने हुए मोहन जी को, 17 वर्ष 2009 में बने थे। 16 साल। क्या परिवर्तन किए ऐसे संघ सरसंघ चालक रहते हुए मोहन भागवत ने संघ में? इसकी बात बताया भी कुछ प्रधानमंत्री ने कि संघ का गणवेश बदला, यूनिफॉर्म बदल गई। संघ के शिक्षा वर्गों में भी बदलाव मोहन भागवत के कार्यकाल में हुआ। अब 75 के मोहन भागवत की तारीफ करते हुए मोदी जी ने उनको बेहद ऊर्जावान बताया, उनके परिश्रम की प्रशंसा की और लिखा कि हर स्वयंसेवी सौभाग्यशाली है क्योंकि उन्हें भागवत जैसे सरसंघ चालक मिले। 6 दिन के बाद मोदी जी का भी जन्मदिन है, वो भी 75 वर्ष के हो जाएंगे। भागवत जी भी 75 के हैं। तो 75 के नंबर पर अभी जो सियासत दिख रही है वो बात आप सुन लीजिए। भागवत पर मोदी के लेख को लेकर पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी की उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 75 वाला नियम क्या सिर्फ आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी के लिए था? मोदी जी सोचते हैं कि भागवत जी की तारीफ करके उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन मोदी जी को तो अब जनता ही एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं है। ये अब मोहन भागवत जी को भी रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए जन्मदिन पे अपने। मोदी जी को लिखित में एक्सटेंशन दे दें, बेचारे बड़े परेशान हो रहे हैं, रात की नींद हराम हो रखी है मोदी जी की। जो उन्होंने आडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया, अब 75 के वो खुद होने वाले हैं 17 तारीख को। अब परेशान तो हैं और उनको लगता है कि उनकी परेशानी सिर्फ मोहन भागवत दूर कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, उनकी परेशानी अब मोहन भागवत जी भी दूर नहीं कर सकते। अब देश उनसे परेशान है। कांग्रेस के एक और सांसद हैं मणिकम टेगोर। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि 75 साल वाला नियम एक टूल था। ये टूल था आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को साइडलाइन करने के लिए। उसके बाद मोदी जी और भागवत जी दोनों 75 का नियम भूल चुके हैं। हालांकि उन्होंने याद दिलाया, कांग्रेस वाले याद दिला रहे हैं कि अभी तो एक जगह बात करते हुए खुद ये बात कह रहे थे सरसंघ चालक की 75 के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो संघ के ही एक पूर्व के नेता उनके बयान को कोट करके बात कर रहे थे, ऐसा मैंने नहीं कहा। ये उन्होंने अभी दिल्ली में बताया था। मैंने कभी नहीं कहा कि 75 में रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायर होना या काम करना ये संघ तय करता है, मैं तय नहीं करता। संघ जिस दिन सोचेगा कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन 75 का कोई नियम नहीं है। पहले बात कर लेते हैं लेख की। तो परिवर्तन ऐसा क्या संघ में दिखा आपको त्रिपाठी जी, सरसंघ चालक जी के कार्यकाल में? नहीं, सबसे पहले तो मोहन जी को वो शतायु हों, स्वस्थ रहें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा देश को बनाने वाला, देश कोई बनता बनाता नहीं किसी को उससे, लेकिन देश को बनाने वाला जब कहते हैं तो इतनी विसंगतियां स्वतंत्रता के बाद थी, उसमें एक ऐसा संगठन खड़ा होता है जो समाज को सबको एक करके चलने की बात करता है। राजनीतिक दल नहीं करते। ऐसे में संघ के सरसंघ चालक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और 2009 में जब सरसंघ चालक बने थे मोहन जी, तो मेरी उनसे पहली मुलाकात 1999 में है, जो प्रयाग का संघ कार्यालय है, वहां मेरी उनसे पहली मुलाकात है। मोहन जी ने सारे साहसिक निर्णय लिए हैं। आप उसको सिर्फ हाफ पैंट का फुल पैंट में बदल जाना तक मत समझिए। उन्होंने जितने विषय संघ को लेकर उठाए जाते थे और यह सोचकर उठाए जाते थे कि संघ थोड़ा दुबक जाएगा, संघ थोड़ा चुप हो जाएगा, संघ थोड़ा छुप जाएगा, उन सब पर उन्होंने, अगर हम थोड़ा और आज की सहज भाषा में बात करें तो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की। जो संघ बार बार कहता था कि हम काम तो करते हैं लेकिन उसको बताएंगे नहीं, उसको थोड़ा और समाज के नजदीक ले गए। विवादित विषयों पर संघ का रुख यानी स्पष्टता देते हुए वो खुद को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते रहे। हिंदू मुस्लिम विषयों पर जिस तरह से उन्होंने बात रखी है वो कमाल की बात है। और अभी के संदर्भ में अगर कहें तो डॉक्टर मोहन राव भागवत की 2018 और 2025 की जो 3-3 दिनों की विज्ञान भवन में जो व्याख्यानमाला रही, उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। 2009 में मैंने लेख लिखा था और अभी मैं उस पर कायम हूं कि संघ को संघ के साथ भाजपा को दुरुस्त करना है, क्योंकि संघ के प्रचारकों को लेकर जो भाव होता है ना, जो बहुत श्रेष्ठ भाव होता है, कांग्रेस के लोग नाराज रहते हैं, दूसरी पार्टियां, लेकिन प्रचारक आ जाता है तो एकदम कहते हैं ऐसे श्रेष्ठ प्रचारक होल टाइमर कैसे और तैयार होंगे, उस पर उनको काम करना है, जो शायद अगला लक्ष्य, चूंकि जब आप हर हिंदू घर में पहुंचने कर रहे हैं। और एक बात मैं कहूं
थोड़ा लाइटर नोट पे, एक मित्र ने सुबह सुबह हम लोग इसी लेख पर चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा फालतू की बात है 75 वाली, सब संघी मिले हुए हैं, ये संघियों ने मारा है, नरक कर रखा है। कम्युनिस्ट इतने दिन से सोच रहे थे बिल्ली के भाग से छीका फूटे, हम खटाखट दही निपटा दें, सत्ता वाली दही, लेकिन फूटा ही नहीं। कई जानबूझकर संघियों ने वितंडा शुरू खड़ा किया, राहुल जी को उम्मीद से कर दिया, अब उसके बाद देखिए सारी उम्मीदें धराशायी हो गई। आपने कहा इनको भाजपा को दुरुस्त करना होगा, भाजपा बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज मैं ये बात फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत से भ्रष्टाचारी नेता, बहुत से संयम, संस्कार, त्याग, तपस्या से पूरी तरह से विरत रहने वाले, उन सब को दुरुस्त करना ही होगा। अगर कोई संगठन है, और मैं बार बार कहता हूं, संघ की भूमिका भाजपा या सरकार को चलाने की नहीं है, महावत वाली है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। 75 वाली बात पर तो देखिए हम भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो अब एक सियासी तंज है, इससे ज्यादा तो उसमें और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई नियम नहीं है 75 का, और 75 के बाद कोई कहीं जा नहीं रहा, सब क्लियर की है ये सबके सामने। मोहन भागवत जी का कार्यकाल किन बातों के लिए याद किया जाएगा? देखिए, मैं मोहन जी को अभी जो हमारे सरसंघ चालक रहे हैं, एक तो करेक्ट करना चाहिए हमें कि 2009 में तो वो सरसंघ चालक बने, वो 2000 में सरकार्यवाह बन गए थे। तो सरकार्यवाह भी हेड होता है, तो मतलब 100 साल के संघ में 1/4 वक्त मोहन जी के नेतृत्व में निकला। 25 साल तक वो पोल पोजीशन पे रहे। हाँ, 25 साल हो गए, 2000 से 2025, तो 25 साल का संघ जो है पिछला, मतलब गुरुजी के बाद गुरुजी 33 साल रहे और ये 25 साल रहे हैं, तो वो इतना बड़ा कार्यकाल उनका रहा है अभी तक का। और मैं उनको तमाम बातें आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन साहसिक सरसंघ चालक के तौर पर देखता हूँ, और बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि वो फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं, और जितने विवादित विषय संघ के साथ जुड़े, उसमें सबसे पहली बात मैं करता हूँ, जो शायद ही कोई हिम्मत करता हो कि गुरुजी को लेकर जो बंच ऑफ थॉट्स को लेकर लगातार हमला संघ पर होता रहा, उसको 2018 की व्याख्यानमाला में उन्होंने स्पष्ट किया कि वो हम उसको नहीं मानते, और वो सामूहिक चर्चा थी, उस पर करते थे। हमने वो उसे विचार जरूरी नहीं कि आज हो, और हमने अब कहा कि बंच ऑफ थॉट्स को छोड़ दीजिए, गुरुजी समग्र पढ़िए, उसमें वो सब नहीं है। अपने गुरुजी को आप यदि समझते हो, गुरुजी गोलवलकर संघ के सबसे वो सम्मानित उसमें से माने जाते हैं, और बाला साहब ने तो ये कहा कि भाई उनके बाद किसी को हमको मानना ही नहीं है, तो वो एक बड़ा काम हुआ। मुसलमानों को लेकर जो एक चर्चा होती थी उस पर उन्होंने बात की, महिलाओं को लेकर उन्होंने लगातार बात की, और एक बात कि वो सबको जोड़ने, सारी पॉलिटिकल पार्टी, मोहन भागवत पहले सरसंघ चालक हैं, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन गए थे। अब सवाल ये मेरा, क्या वो संघ को और स्वीकार्य बना पाए, भारत में समाज में संघ की और जगह बना पाए? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन भागवत जी ने जिस तरीके से 2009 से लेकर संघ को संभाला है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ का दखल नहीं पड़ा। उन्होंने देखिए नितिन गडकरी को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा कि भाई नितिन गडकरी अध्यक्ष होंगे। और ये भी बात बता दूं कि जब लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना वाला जो बयान दिया था पाकिस्तान जाकर, उस समय सर कारवा थे मोहन भागवत जी, तो तब मोहन भागवत जी ने निर्णय ले लिया था कि भाई आडवाणी जी को इस्तीफा देना होगा, और वो मोहन भागवत थे जिनके कारण आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा था। तो विचारधारा पे भी बहुत वो स्थिर रहे कि नहीं, ये पार्टी के अंदर इस तरह से नहीं चल सकता। संघ प्रमुख बनने के बाद उन्होंने जिस तरीके से संघ के अंदर भी परिवर्तन किए, सिर्फ खाकी निकर से फुल पैंट पे आने वाली बात नहीं है। उन्होंने जो वैवाहिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति, जो संघ में बड़े दायित्व थे, संगठन महामंत्री प्रदेशों में कई ऐसे थे जो वैवाहिक जीवन में थे, संघ में कई पदों में वैवाहिक जीवन में रहने वाले लोग पद संभाल रहे थे। उन्होंने कहा भाई दोनों चीजें नहीं संभाल सकते आप वैवाहिक जीवन में अपने घर को समय दीजिए, घर को अपना संस्कारित कीजिए, संघ में हमें पूर्णकालीन प्रचारक चाहिए, पूर्णकालीन व्यक्तित्व वाले। और सारी बड़ी जगह पर उन्होंने पूर्णकालीन प्रचारक, मोहन भागवत जी के आने के बाद से संघ में जो संगठन महामंत्री जाते हैं वो अविवाहित और पूर्णकालीन प्रचारक जाने की प्रथा शुरू हुई। अब ये बता दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का उनके जन्मदिन पर यूं लेख लिखना अखबारों में, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात तो है ही, और ये और अभी 15 अगस्त से भी संघ का जिक्र करना क्यों हो रहा है बार बार? पहले नहीं होता था? नहीं, पहले नहीं। देखिए, अब संघ 100 साल में प्रवेश कर रहा है, एक बहुत अच्छा समय संघ के लिए कि 100 साल संघ को हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र लाल किले से किया संघ के लिए। आज मोहन भागवत जी का जन्मदिन है, 75 साल के हो रहे हैं, तो ये भी एक सुखद सहयोग है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लिखा और उनके पिता का जिक्र किया, मधुकर राव जी का, कि गुजरात में जब प्रचारक थे तो कैसे उनके वो संपर्क में आए, उन्होंने पूरा जिक्र किया। फिर मोहन भागवत जी का बताया कि कैसे इन्होंने प्रचार, इसके पीछे कोई कहानी नहीं है ना बताने वाली कि मोदी जी क्यों उनकी तारीफ कर रहे हैं, 15 अगस्त से क्यों संघ का नाम ले रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि भाई नागपुर भी गए थे। देखिए, नरेंद्र मोदी नागपुर गए, लेकिन उसके पीछे ये नहीं कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बहुत खुश करना चाहते हैं। ये लोगों की उत्सुकता है जानने। हाँ, यही बात, नरेंद्र मोदी उनको खुश करना चाहते हैं, या संघ अड़ गया है, संघ इस तरह का है भी नहीं कि अगर आप
संघ को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के चयन में हो रही देरी पर चिंता, वो एक लाइन में बहुत स्पष्ट तरीके से सरसंघ चालक जी ने कह दिया जी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, मोदी जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी उन्होंने मोहन जी के पिताजी और मोहन जी के बारे में बहुत विस्तार से जिक्र किया है। इसके पहले और जो लोग ये जानते हैं उनको ये पता है कि नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में मोहन जी का और अभी की जो संघ की टॉप लीडरशिप है उनका बड़ा योगदान है। तो ये कहना है कि कोई मतभेद है, बाकी तो एक साइड सभी एक साइड में। ओके, आगे मिले हुए हैं जी। आगे बात करते हैं। देश को नए उपराष्ट्रपति तो मिल गए। एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को नंबर गेम में जैसा अनुमान था उससे ज्यादा 14 वोट उससे ज्यादा मिले। अब इसके बाद सियासत में बातचीत यह है कि आखिर इंडिया गठबंधन के वो 14 लोग कौन हैं, भीतरघात जिन्होंने किया, जिन्होंने पार्टी लाइन से अलग रास्ता चुना, जिन्होंने क्रॉस वोट कर दिया। अब इंडिया ब्लॉक में कलह बढ़ रही है, सारी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम डाल रही हैं। हमने हमारे सांसद ने नहीं किया, हमारे सांसद ने तो ठीक वोट डाला, तुम्हारा वाला गलत होगा, किसी और पार्टी का गलत होगा, बयानबाजियां हो रही हैं। इस बीच में तृणमूल कांग्रेस ने एक नया आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 15-20 करोड़ में एक एक वोट खरीदा, मतलब एक एक सांसद के 15 से 20 करोड़ रुपए दाम लगाए और ये खरीद फरोख्त हुई। तेजस्वी यादव ने कहा कि साहब हमारे 9 वोट थे और हमारे सारे 9 वोट रेड्डी साहब को गए, हमारा वोट नहीं टूटा। महाराष्ट्र से जो आने वाली पार्टियां उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। तो अब संजय निरुपम, वो शिवसेना यूबीटी में आ गए हैं, उन्होंने खुलकर कहा कि ये तो उद्धव ठाकरे के सांसद थे, इन्होंने दूसरी जगह जाकर के वोट डाला। तो मेरे पास 2 बयान है, ये मैं आपको सुना देता हूं, 3 बयान है इनफैक्ट। अभिषेक बैनर्जी जो कह रहे हैं खरीद फरोख्त हुई, संजय निरुपम जो कह रहे हैं यूबीटी टूटी, और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं भाई हमारा घर ठीक है। कुछ पार्टी ऐसा है, स्पेशली राज्यसभा में कुछ लोगों को हमको देखने को मिला है जहाँ पे कुछ लोग हो सकता है उनके पार्टी से चुने गए हो, लेकिन अभी भी एकदम साफ बीजेपी के साथ अलाइंड है। ये तो आप लोगों को देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का एक राज्यसभा मेंबर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हो सकता है ऐसे 4-5 मेंबर्स हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जब आप खरीदने की बात करें, आप जनता के प्रतिनिधियों को खरीद सकते हैं। जो चुन के आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं, उनको आप खरीद सकते हो। जो हार के विपक्ष में बैठे हैं, ईडी सीबीआई के डर से उनको खरीद सकते हो, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते हो। मैं अपनी जानकारी के आधार पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उबाटा के 5 खासदार हमारे संपर्क में थे और उबाटा के 5 खासदार ने क्रॉस वोटिंग की और हमारे उम्मीदवार को जिताया। उनकी सदस्यता को कोई आंच नहीं आएगी क्योंकि इस पे किसी प्रकार का विप नहीं था। इसी तरह से शरद पवार जी की पार्टी के भी कुछ खासदार, कुछ सांसद टूटे हैं। पर कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई। एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। इससे पहले आपको याद है मनीष तिवारी ने कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कल बयान दिया था कि अगर ऐसी चर्चाएं हैं तो इसकी तो बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी भी जांच करेगी कि हमारी पार्टी का तो कोई सांसद नहीं टूटा है। 14 वोट कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है दूसरी ओर, क्योंकि 14 वोट सारे गणित से ज्यादा मिले हैं राधाकृष्णन जी को, एनडीए के कैंडिडेट को। तो क्रॉस वोट तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि क्रॉस वोट नहीं। अब सब एक-एक अलग अलग पार्टियों पे उंगलियां उठा रहे हैं। सब हाँ, सब दूसरे के घर पर निशाना लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उंगली कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक में या विपक्ष जो भी आप कहेंगे उसमें मोटे तौर पर सारी क्रॉस वोटिंग हुई है। और खरीद फरोख्त की तो कोई बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि खरीदने की जरूरत तब पड़ती है जब कोई उनको लग रहा हो कि ये कैंडिडेट तो जीतने वाला, मामला भी नहीं था, नजदीकी भी नहीं था, तो जीत तो तय थी। हाँ, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई क्रॉस वोट नहीं करता, ये होता है। स्वार्थ और भय 2 कारण होते हैं, दोनों कारणों की वजह से हुआ। कुछ लोगों को इस्तेमाल हुए होंगे, सारे हथकंडे इस्तेमाल हुए होंगे, इसमें भी दोनों तरह हुए। हाँ, उसमें कोई बात नहीं है कि कैसे, ऐसे तो कोई आकर नहीं करता ना, अंतरात्मा जगाने के लिए भी कुछ ना मंत्र। 150 वोट से 152 वोट से जीते हैं एनडीए के उम्मीदवार। वो ऑलरेडी 35-40 वोट पहले ही हम लोग जब गणित लगा रहे थे तो पहले ही अब थे वो, मतलब मेजॉरिटी मार्क से ऊपर थे। उसके बाद भी प्रयास किया गया होगा कि ऑपोजिशन खेमे को तोड़ो। नहीं, मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी का बयान क्यों आया, अभिषेक बनर्जी ने ये क्यों बयान दिया कि भाई 13 और 15 करोड़ रुपए में सांसदों को खरीदा गया। क्या टीएमसी के कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है?
जो खबर अभिषेक बनर्जी को या ममता बनर्जी को लग गई है कि भाई हमारे कुछ राज्यसभा के सांसद या हमारे कुछ लोकसभा के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो अब वो इस बार का बयान दे रहे हैं कि भाई 13 से 15 करोड़ रुपए देके खरीदा गया। अगर उनका सांसद नहीं टूटा है तो वो तो कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ से क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, दूसरी पार्टियां देखें कहाँ क्रॉस आप वोटिंग कह रहे हैं हुई उनको है। दाम कैसे पता है? तो मुझे लग रहा है कि टीएमसी से भी क्रॉस वोटिंग कुछ वोटिंग हुई होगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी से क्रॉस वोटिंग हुई, वो तो तय है कि आम आदमी पार्टी के लगभग 3 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के जो 9 है उसमें से कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, शरद पवार के 8 है उसमें से कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा भी अपोजिशन की यही बड़ी पार्टियां, टूटेगा तो इन्हीं में से टूटेगा। और मुझे लग रहा है कि बंगाल से भी क्रॉस वोटिंग हुई है। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी में जिस तरीके से सांसदों की आपस में गुत्तम गुत्ता हुई थी, उसमें से कुछ सांसद भी टूटे। अब देखिए ये सवाल सर राहुल गांधी के सामने कैसे पहुंचा और राहुल गांधी ने इस पर जवाब क्या दिया। राहुल गांधी 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं, कल गए थे, आज वहां और रहेंगे। और राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का नारा दोहराया और उनसे सवाल हो रहा था कि साहब ये उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट क्रॉस वोटिंग हो गई, उस पर भी वो बोले वोट चोर गद्दी छोड़। पूछा जा रहा है भाई क्रॉस वोट किसने किया, तो वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अब इसमें कौन सी वोट चोरी हो गई? बहरहाल उनका कहना है कि मैं भी और विस्फोटक सबूतों के साथ आऊंगा और खुलासे करूंगा, और ऐसे खुलासे करूंगा कि बीजेपी पर हाइड्रोजन बम फूट जाएगा। वो बम अभी है। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है। और हम आपको दिखाएंगे, हिंदुस्तान के युवा आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना अब ये रायबरेली जा रहे थे तो रास्ते में इनको बीजेपी वालों ने प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई थी बिहार में, उस मुद्दे पर उन्होंने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहां थोड़ी झूमाझटकी हुई थी रास्ते में। अब वहां पर भी एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा, ये सर क्रॉस वोट हो गया उपराष्ट्रपति चुनाव में, विपक्ष के उम्मीदवारों ने दूसरी तरफ वोट दे दिया। अब ऐसे ही जवाब दिया इन्होंने, वोट चोर गद्दी चोर, वो इसी टोन में ऐसे गा गा के वो बोले, तो मुझे वो रिएक्शन थोड़ा अटपटा लगा। आज जब पार्लियामेंट वोट डालने के लिए पहुंचे थे, तब उस वक्त एक रिपोर्टर ने इनसे पूछ लिया था, सर यू बैक फ्रॉम योर हॉलीडे, तो इन्होंने कहा यू वर्क फॉर बीजेपी। आप विदेश यात्रा से लौटे, आपसे किसी ने पूछ ली ये बात, तो उल्टा जवाब ये कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं। ये राहुल गांधी का रवैया है। और हाइड्रोजन बम भी वो लेके घूम रहे हैं, हाइड्रोजन बम। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो ये कि ऐसा खतरनाक काम वो कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन बम लेके घूम रहे हैं तो सुरक्षा एजेंसियों को जरा देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, कोई एटम बम लेके हाइड्रोजन बम लेके घूमे। लेकिन सचमुच राहुल गांधी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो गए, ये हास्य का विषय नहीं है। राहुल गांधी उस टूल किट के आधार पर काम करते दिख रहे हैं जो दुनिया के दूसरे देशों में हुई। आप जरा सोचिए, ये वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा क्यों देना है? यानी आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी में जो जनता वोट देने गई उसका वोट ठीक नहीं है, जो प्रधानमंत्री चुना गया, जो सांसद चुने गए, वो ठीक नहीं है। और जब आप ये कह रहे हैं तो आपको कब याद आता है? आप पहले सोचते हैं कि 240 पे आ गए तो सरकार नहीं बन पाएगी। इसको ठीक से समझिए, यानी मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। मोदी बन गया, अब मोदी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन गए उनको लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो क्या किया उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ टाइप नारा दिया। अब पता चल रहा है कि उनका तो पीपीटी तक कहां बना है कोई समझ में नहीं आ रहा है। सफाई देते देते कांग्रेस की हालत खराब, पता नहीं यहां बना है या विदेश से ही पीपीटी भी लेकर आए थे। जितने पीपीटी में दिए उसको चल रहा है कल से कुछ म्यांमार एंगल, म्यांमार से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, इसकी कोई हम पुष्टि नहीं करें। नहीं, लेकिन उसकी पुष्टि हम भले न करें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया है। उनकी आईटी सेल की हेड हैं सुप्रिया सिंह ने तो जवाब दे रहे हैं कि नहीं ये तो बीजेपी के ट्रोल हैं और हमारा वहां का नहीं है, वो गलत टाइम जोन चला गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा नेता उसका पीपीटी बन रहा हो? हमारे लैपटॉप में तो म्यांमार का तो कभी नहीं हो सकता। क्या आरोप क्या लग रहा है कि म्यांमार में बैठ के किसी ने बनाया? म्यांमार में बनाया गया, बना के इसको शेयर किया गया, तो जाहिर वहां का टाइम जोन आएगा ना, जब उसकी जो पीछे का HTML कोड होता है वो तो आपको दिखा देता है ना। और कई लोग करेंगे वो तो VPN नंबर से कुछ भी किया जाए, लेकिन ये तो खैर ये एक अलग विषय हुआ। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या अभी तक राहुल गांधी जो कुछ करते रहे उसका कुछ फैक्ट सपोर्ट किया है क्या? जवाब है नहीं। चुनाव आयोग ने जो कुछ कहा उसके आगे ये कोई नया तथ्य ले आ पाए? जवाब है नहीं। जिस चीज को मुद्दा बनाकर SIR का विरोध बिहार में किया, वो कोई आंदोलन बना क्या? जवाब है नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जिस तरह की हरकत कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब खतरा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में राहुल जी से सवाल पूछना तो अन्याय है, उसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे।
अब हर चीज़ पे राहुल जी से सवाल पूछते हैं। वो तो सुबह ही वोटिंग के लिए ही आए हैं ना। हाँ, वो भी हड़बड़ाते हुए से आए हैं, जो भी आए, तो फिर उनसे क्यों सवाल पूछते हैं? आप हर सवाल को राहुल जी से जोड़ते हैं। सर आप छुट्टी से आएंगे तो मैं पूछता हूँ आपकी छुट्टी कैसी रही? छुट्टी कैसी रही वो ठीक है, लेकिन राहुल जी से उपराष्ट्रपति चुनाव पे पूछेंगे तो वो तो अभी उससे पहले वाले पे ही चल रहे थे ना, वोट चोरी पर। मतलब मुझे आपत्ति है ये कि आप हर सवाल को आप राहुल जी से जोड़ते हैं, जिसमें इन्वॉल्व नहीं थी वो। आपकी आपत्ति जायज है। दो खबरें महाराष्ट्र से आपको बता रहा हूं, समीर जी आपको उस पर और जानकारी दे देंगे। एक तो ये जो मराठा आरक्षण की काट निकाली फडणवीस सरकार ने कि एक गजट पुराना जो जारी किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि हर मराठा को, मतलब उन्होंने कहा ये निष्कर्ष ये है कि ऐसे एक समाज के तौर पर सारे मराठा को ओबीसी में शामिल नहीं किया गया। जिनका नाम उस गजट में होगा, पुराने गजट में, उन लोगों को वो ओबीसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने कहा कि ना इससे ओबीसी नाराज होगा और मराठाओं की मांग पूरी हो जाएगी। छगन भुजबल उनकी सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा इसके खिलाफ। मंत्री कह रहे हैं मैं अदालत जाऊंगा अपनी सरकार के निर्णय के खिलाफ। बताइए सर। निश्चित रूप से छगन भुजबल तो ओबीसी के नेता है और पहले उन्हें मंत्री बनाया नहीं गया था, उस समय नाराज थे, बाद में उनको मंत्री बनाया गया। अब ये बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी बनाम एक मराठा लड़ाई का रुख देखने को मिल रहा है, जिसे हवा दे रहे महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के नेता और अभी कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल। छगन भुजबल ने यह भी कहा कि भाई देवेंद्र फडणवीस ने जो मराठा को आरक्षण दिया इसको कैबिनेट में अप्रूव नहीं करवाया। बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए देवेंद्र फडणवीस कैसे फैसला कर सकते हैं महाराष्ट्र के आरक्षण का? मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा कि यह कैबिनेट में अप्रूव नहीं हुआ था। नूरा कुश्ती है कि भाई ठीक है ओबीसी को भी मनाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। ये बेसिकली छगन भुजबल तो ओबीसी की राजनीति करते रहे, तो वो ओबीसी की राजनीति करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो अपने विभाग से भी नाराज है, वो चाहते हैं कि मुझे बड़ा विभाग दिया जाए, तो प्रेशर पॉलिटिक्स भी है। हालांकि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस उनको कल बहुत स्पष्ट शब्दों पर समझा दिया है कि अगर आपको आपत्ति है तो आप अजित पवार से बात करें। नाराज हैं आप? नाराज है निश्चित रूप से, नाटक नहीं है बिल्कुल। और बहुत बड़ा बयान कल आया इनके लिए कि अगर आपको कोई नाराजगी तो आप कैबिनेट छोड़ सकते हो, ये भी बोल दिया गया इनको। दूसरी खबर ये है, और ये भी महायुति से जुड़ी हुई खबर है। जब आपको याद है कि बाला साहब ठाकरे जब यूनाइटेड शिवसेना थी तो वो दशहरे पर हमेशा रैली करते आए, और शिवसेना की बहुत विशाल भव्य रैली होती है, खबर बनती थी, और वो हमेशा होती है शिवाजी पार्क में, शिवाजी पार्क 2 अक्टूबर को। अब जब शिवसेना 2 पहाड़ हो गई तो उसके बाद ये सवाल उठा, सबसे पहले शायद 2 साल हो गए इस बात को कि भाई कौन करेगा सभा। तो पिछले साल जैसे वहां सभा की थी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, यूबीटी को नहीं मिला था वहां पर। इस बार बीएमसी ने शिवसेना यूबीटी को मंजूरी दे दी कि आप सभा कीजिए। अब इस पर उनका कहना यह है कि भाई हमारे पास आवेदन ही केवल उद्धव ठाकरे की पार्टी का आया, एकनाथ शिंदे की पार्टी ने आवेदन ही दिया, तो हमने उनको मंजूरी दे दी है। लेकिन ये विवाद बन रहा है। नहीं, मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देखिए बीएमसी विवाद ये बन रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को कोई मैसेज देने के लिए शिवसेना उद्धव ठाकरे को इजाजत दे दी रैली की? देखिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को भी संदेश गया होगा, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे को वहां पर रैली करनी थी तो लास्ट टाइम जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बहुत पहले आवेदन दे दिया था, एकनाथ शिंदे की पार्टी दे सकती थी कि भाई 2 अक्टूबर को दशहरा है, 2 अक्टूबर को हम शिवाजी पार्क में रैली करना चाहते। उनकी तरफ से कोई आवेदन नहीं आया। अगर एक ही दिन दोनों तरफ से आवेदन आता तो उसके बाद बीएमसी कमिश्नर तय करते, राज्य सरकार तय करती कि किसको अनुमति देना है। मुझे लग रहा है एकनाथ शिंदे ने आवेदन नहीं दिया, उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी से आवेदन किया तो उन्हें अनुमति मिल गई है। लेकिन इसके पीछे संदेश भी है। अगर इतने आसानी से बीएमसी कमिश्नर परमिशन दे रहे करने के लिए कुछ शर्तों के साथ, तो कुछ तो संदेश छुपा हुआ होगा ना, निश्चित रूप से पूछ के दिया होगा और संदेश तो है। पिछले वर्ष भी शिवाजी पार्क में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की हुई थी, इनकी एकनाथ शिंदे की आजाद मैदान में हुई थी सभा। हाँ नहीं, एकनाथ शिंदे का ये हो सकता है नहीं मिला था, मतलब जगह मांगी थी ना पिछली बार इन्होंने। हाँ, पिछली बार भी मांगी थी लेकिन नहीं मिली थी। हाँ, शिवसेना और वो वही रैली करते हैं। यहां तक कि संजय राउत ने तो यहां तक कहा कि हम उसमें राज ठाकरे को भी शामिल नहीं। तो ऐसा क्यों है कि अब सरकार में रहते हुए भी इनको इजाजत नहीं मिल रही? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की कोई एक नियमित तौर पर वहां कर रहा है तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप उसी शिवसेना तो उनके पास आ गई, आप शिवसेना रहेगा उनके पास, वो तो एकनाथ शिंदे शिवसेना रह गई। लेकिन अगर करें तो क्यों कोई विवाद का विषय बनाएगा? और दोनों की रैली बहुत जबरदस्त हुई थी, ये भी आप समझिए। कोई सरकार विवाद नहीं चाहेगी ऐसे मसले। चलिए, अच्छा ठीक है। आज समय इतने था। बहुत शुक्रिया समीर जी, हर्षवर्धन जी और विजय जी, बहुत धन्यवाद आपका।